So hey guys, welcome back to my channel HK Official, and yes, I'm there with you with WT, that is Web Technology, and Unit 3 हम इसका स्टार्ट करने वाले हैं। वन ऑफ द इजीएस्ट यूनिट है वेब टेक्नोलॉजी का, एंड काफी इजी एंड इंटरेस्टिंग वे में आपको ये पूरा का पूरा समझ में आने वाला है। तो प्लीज मेक श्योर आप काफी एनर्जेटिक हो, क्योंकि सारी चीजें, काफी सारे कोड्स हम देखने वाले हैं, भरपूर डायग्राम्स हैं, काफी सारे इंटरेस्टिंग आपके लिए मैं लेकर आई हूँ, ताकि आपको इस पर्टिकुलर यूनिट में, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बोरिंग बिल्कुल भी कोई कुछ नहीं लगे। एंड डेफिनेटली हम लोग सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग वे में देखेंगे, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे आपके, वो सारे डिस्कस हो रहे होंगे। तो प्लीज ट्राई कि आप फोकस्ड रहें, एनर्जेटिक रहें, एंड बस आप पूरी वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद दिस। एंड ये यूनिट 3 के अंदर हम ये तीन चीजों को अच्छे से पढ़ने वाले हैं, जावा सर्वलेट्स, एक्सएमएल एंड एजेक्स। ओके, तो काफी इजीली मैंने 3 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर दिया है यूनिट को भी नोट्स के अंदर। सो डेफिनेटली काफी चीजें आपकी स्ट्रक्चर्ड होंगी। ये सिलेबस है आपका, जिसमें सर्वलेट के अंदर ये सारी चीजें आप पढ़ोगे, एक्सएमएल में ये सारी, और एजेक्स के अंदर ये इंट्रो और वर्किंग आप पढ़ने वाले हो। तो काफी इजीली हम लोग इसको पूरा कवर कर लेंगे। विदाउट डूइंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट दैट इज जावा सर्वलेट्स। ओके, तो सर्वलेट्स एंड ऑल ये सारी चीजें, आई नो कि हम लोग जो है वीडियो काफी एंड में मैं अभी जो है रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आपके काफी सारे वाइवा जो है वो WT का हो गया होगा, आपने काफी गो थ्रू कर लिया होगा WT को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड आपको सर्वलेट के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज तो होगी, या तो आपको ये बहुत हार्ड लग रहा होगा, आपने अभी तक स्किप करके रखा होगा, या फिर आपको इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद तो आपको सर्वलेट्स एकदम इजी बटर लगने वाला है, क्योंकि कुछ भी नहीं है, काफी ज्यादा सिंपल सी चीज है। एंड क्या आपको इसमें एग्जाम में इंपॉर्टेंट याद रखना है, सब चीजें मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, या फिर आप वेबसाइट पे कुछ भी क्लिक कर रहे होते हो, ठीक है, आपकी वेबसाइट है, आपने वेबसाइट पे कोई बटन क्लिक किया, हैव यू एवर थॉट हु इज हैंडलिंग योर रिक्वेस्ट बिहाइंड द सीन्स? सो ये जो इनविजिबल वर्कर है, ओके, वो आपका क्या है, सर्वलेट है, जो आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस करने में काम करता है। आपने बटन क्लिक किया, बटन क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए, आपको इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स क्या मिलना चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है? आपका ये सर्वलेट डिसाइड करता है। बेसिकली आप ऐसा समझो, ही इज द वन हु इज हैंडलिंग ऑल ऑफ योर रिक्वेस्ट। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट क्या एग्जैक्टली सर्वलेट का काम है रियल वेबसाइट्स के अंदर। ठीक है, चलो बेसिकली हम यहाँ पर बात कर रहे थे WT सब्जेक्ट में। तो WT सब्जेक्ट के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ने वाले हैं कि वेबसाइट्स काम कैसे करती हैं, हाउ योर ब्राउजर टॉक्स टू अ सर्वर, या फिर आपको रिस्पॉन्सेस कैसे मिल रहे होते हैं, बस दैट्स इट। और WT के अंदर कुछ नहीं है, बस काफी सारे हम लोग आर्किटेक्चर्स देखेंगे, काफी टेक्नोलॉजीज देखेंगे, कोड्स देखेंगे, लेकिन बिहाइंड द सीन्स एक ही काम हो रहा होगा, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम बस ये देख रहे हैं कि हमारी वेबसाइट्स काम कैसे करती हैं। ठीक है, हमेशा याद रखो, क्लाइंट और सर्वर ये दो चीजें आपको बोली जाती हैं। तो क्लाइंट कुछ नहीं होगा, आपके पूरे पूरे सब्जेक्ट में क्लाइंट मैं अगर बोल रही हूँ, तो मैं बोल रही हूँ ब्राउजर, यानी कि आपकी ये जो यूजर साइड होती है ना, उसको। तो हमेशा ये समझो कि अगर ब्राउजर है तो वो है आपका क्लाइंट, और है सर्वर एक चीज है जो कि मशीन है, जो कि आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करती है। दैट्स इट। ठीक है, चलो आते हैं मेन मुद्दे पे, दैट इज सर्वलेट। तो सर्वलेट क्या है? जावा सर्वलेट्स आर जावा प्रोग्राम्स दैट रन ऑन अ वेब और एप्लीकेशन सर्वर, acting as a middle layer between HTTP client request and server side databases और applications। ये क्या बोला भाई? कुछ भी नहीं, सिंपल सा आपको 2-3 वर्ड हैं जो याद रखने हैं। सर्वलेट क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये एक जावा प्रोग्राम है। क्या है ये? आपको एज अ डेवलपर समझ में आना चाहिए कि ये क्या है, एक जावा प्रोग्राम है। ये कहाँ रन करता है? ये आपके सर्वर पे रन करता है। कहाँ रन करता है? सर्वर पे रन करता है, मतलब क्लाइंट साइड पे वर्क नहीं करता है, ये सर्वर पे रन करता है। और ये क्या हैंडल करता है? यूजर रिक्वेस्ट हैंडल करता है। और यूजर रिक्वेस्ट किस फॉर्मेट में होती है? हमेशा याद रखना, HTTP फॉर्मेट में होती है। तो ये आपकी जो भी ब्राउजर से रिक्वेस्ट आ रही होंगी टू द सर्वर, उसके बीच में जो मिडल लेयर है, ठीक है, उसमें जो जावा प्रोग्राम्स हैं वो आपके रन हो रहे होते हैं। एंड दिस इज नथिंग बट द सर्वलेट। क्लियर है? बहुत ज्यादा सिंपल, अगेन आई विल मेक यू क्लियर। यहाँ पर सर्वलेट कुछ भी नहीं, एक सिंपल सा जावा प्रोग्राम है जो कि सर्वर साइड पे रन करता है और यूजर रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। समझ में आ गई बात? दिस इज द बेसिक थिंग जो कि एक सर्वलेट करता है। ओके,
यूजर क्या करेगा, सिंपली यूजर रिक्वेस्ट को सेंड करेगा, जैसे कि ये आपका यूजर है यानी कि क्लाइंट है, ये आपने कैसे ही रिक्वेस्ट भेजी, लाइक कि आपको फॉर एग्जांपल आपने कोई बटन क्लिक कर दिया या फिर आपको कोई दूसरा पेज ओपन करना है, आपने ऐसे बटन पे क्लिक किया है, तो फिर आपने जैसे ही ये रिक्वेस्ट सेंड करी तो सर्वलेट क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, सर्वलेट क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके फिर आपको क्या करेगा, रिस्पॉन्स सर्वर से लेकर वापस भेज देगा। एंड ये रिस्पॉन्स किस फॉर्मेट में होना चाहिए मुझे बताओ, HTML फॉर्मेट में। क्यों HTML फॉर्मेट में? ऑब्वियस सी बात है, आप अगर वेबसाइट पे कुछ क्लिक कर रहे हो तो आपको एक फॉर्मेट ऑफ विजुअली दिखना चाहिए, राइट? सो वो जो विजुअल आपको दिखने वाला है दैट विल बी इन द फॉर्मेट ऑफ HTML। तो सर्वलेट क्या है, बेसिकली सर्वलेट आपकी रिक्वेस्ट हैंडल करता है और रिस्पॉन्स जनरेट करता है। सर्वलेट आपकी रिक्वेस्ट को हैंडल करता है और रिस्पॉन्स जनरेट करता है। क्या ये दो चीजें आप अच्छे से याद रख सकते हो? HTTP क्या करता है, सॉरी सर्वलेट क्या करता है आपका, HTTP रिक्वेस्ट हैंडल करता है और रिस्पॉन्सेस को जनरेट करता है। दैट इज द बेसिक वर्क ऑफ सर्वलेट। क्लियर है? अब सर्वलेट रन कहाँ पे करता है, वेयर डज इट रन? तो ये कोई आपके ब्राउजर में रन नहीं कर रहा होता, इट रन्स इनसाइड समथिंग कॉल्ड एज सर्वलेट कंटेनर। सर्वलेट कंटेनर, अगर आपने अपाचे टॉमकैट को डाउनलोड करा होगा अपने सिस्टम पे, अपने लैपटॉप पीसी वगैरह पे, तो वो होता है एक सर्वलेट कंटेनर, और उस सर्वलेट कंटेनर के अंदर आपका जो सर्वलेट है वो रन कर रहा होता है। तो कभी भी अपने दिमाग में ये नहीं डालना है कि ये ब्राउजर पे रन कर रहा है या फिर कहीं सर्वर साइड पे रन कर रहा है, नहीं, सर्वलेट अपने सर्वलेट कंटेनर के अंदर ही रन करता है। एंड सर्वलेट कंटेनर का बहुत ही ज्यादा फेमस एग्जांपल है अपाचे टॉमकैट। क्लियर है? नाउ अब ये क्या कलेक्ट करता है, देखो, दे कलेक्ट यूजर इनपुट, एक्सेस डेटाबेसेस एंड जनरेट डायनामिक HTML, है ना? तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, सर्वलेट के, मतलब बेसिकली क्या रोल है उसका। तो सर्वलेट आपके यूजर इनपुट को कलेक्ट करता है, डेटाबेस एक्सेस करता है और अकॉर्डिंग टू दैट डायनामिक HTML यानी कि डायनामिक रिस्पॉन्सेस जनरेट करने का काम करता है। तो एकदम बेसिक नॉलेज आपको अच्छी खासी हो गई है सर्वलेट के बारे में, तो जो बेसिक इंट्रो डेफिनेशन वाला पार्ट है वो आप अच्छे से लिख सकते हो। नाउ एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, एडवांटेजेस ऑफ सर्वलेट ओवर CGI, ठीक है? तो बेसिकली आपका जो सर्वलेट है वो क्या है, सर्वलेट आपका कहाँ काम कर रहा है, मिडल लेयर पे काम कर रहा है ना? मिडल लेयर यानी कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में काम कर रहा है, सही बात है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस इसकी होनी चाहिए बेटर परफॉर्मेंस, है ना? सर्वलेट यहाँ पर बेटर परफॉर्मेंस कैसे दे पा रहा है, इसलिए दे पा रहा है क्योंकि ये थ्रेड्स का यूज कर रहा है। किसका यूज कर रहा है? थ्रेड्स। अब हमने लास्ट सेमेस्टर्स में थ्रेड्स और प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा हुआ है, हमें पता है प्रोसेस बड़ा होता है, थ्रेड छोटा होता है, एंड थ्रेड इज वेरी फास्ट। ओके, तो सर्वलेट क्या करते हैं, थ्रेड्स को यूज करते हैं, कोई सेपरेट प्रोग्राम यूज नहीं करते, दैट इज व्हाई दे आर फास्ट। क्लियर है? तो इसके वजह से हमें क्या मिलता है, बेटर परफॉर्मेंस मिल रहा होता है। फिर ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है भाई, मतलब ये जावा में तो लिखा है, हम इसको बोल रहे हैं कि ये जावा प्रोग्राम है, बट इट कैन रन ऑन एनी OS, बट इसके लिए लगता क्या है आपको, JVM। ठीक है, JVM होना चाहिए, बाकी किसी भी OS के अंदर ये आपका रन कर देगा। क्लियर है? देन सिक्योर है काफी सारा। क्यों सिक्योर है भाई? क्योंकि जावा के पास इनबिल्ट सिक्योरिटी है, जावा प्रोग्राम से ये हमारा जो सर्वलेट है वो बनाया गया है, वो एक जावा प्रोग्राम ही है बेसिकली। तो जावा जो है वो प्रोवाइड करता है बिल्ट इन सिक्योरिटी को, दैट इज व्हाई हमारा जो वेब है वो अकॉर्डिंगली टू दिस पर्टिकुलर थिंग सिक्योर हो जाता है ना? देन फिर बात करते हैं फोर्थ, दैट इज फुल जावा पावर। यू कैन यूज ऑल जावा लाइब्रेरीज ओवर हियर, JDBC हो गया, RMI हो गया, डेटाबेस रिलेटेड, नेटवर्किंग रिलेटेड, एवरीथिंग, सारे की सारे जावा लाइब्रेरीज आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। तो काफी इजी और काफी इंटरेस्टिंग चार हमने एडवांटेजेस देख ली सर्वलेट्स की। नाउ सर्वलेट का आर्किटेक्चर देख लो भाई, हमेशा ये आपको ड्रॉ करने बोला जाएगा। अगर आपका वाइवा फाइनल नहीं हुआ है तो ये डायग्राम अच्छे से करना, वाइवा में पूछा जाता है, बाकी एग्जाम के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, है ना? तो ये आर्किटेक्चर के अंदर आपको ये याद रखना है कि जो क्लाइंट है या फिर ब्राउजर हम जिसको बोलते हैं वो रिक्वेस्ट सेंड करता है, फिर आप इसको वेब कंटेनर बोलो या फिर सर्वलेट कंटेनर बोलो, ठीक है? तो ये जो सर्वलेट कंटेनर है इसके अंदर सारे के सारे सर्वलेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? तो वेब सर्वर वेब ब्राउजर क्या करता है आपका, ब्राउजर HTTP रिक्वेस्ट यानी क्लाइंट HTTP रिक्वेस्ट को सेंड करता है। फिर आपका जो सर्वर है वो क्या करता है, सर्वर फॉरवर्ड करता है उस रिक्वेस्ट को सर्वलेट कंटेनर के अंदर। कंटेनर क्या करता है, कंटेनर थ्रेड क्रिएट करता है, कंटेनर क्या करता है, थ्रेड क्रिएट करता है, और फिर ये दो फंक्शंस को कॉल करता है, और वो दो फंक्शंस होते हैं आपके डू गेट फंक्शन, ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा मे बी, और डू पोस्ट फंक्शन। क्लियर है? ये दो फंक्शंस को कॉल करता है। ये जो डू गेट फंक्शन है इसका क्या काम है, जस्ट फॉर गेटिंग डेटा,
इनपुट आना चाहिए ना, तो टू गेट द डेटा डू गेट फंक्शन का यूज होता है, और टू सेंड द डेटा डू पोस्ट का यूज होता है। ठीक है, इनके काफी सारे फंक्शन के एग्जांपल्स हैं कोड के जो आपको याद रखना है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अभी के लिए बेसिक बेसिक क्लियर रखो जितना मैं समझा रही हूँ। क्लाइंट ने क्या किया, HTTP रिक्वेस्ट सेंड की, ये क्या है आपकी HTTP रिक्वेस्ट है, फाइन। HTTP रिक्वेस्ट सेंड की, तो फिर वेब सर्वर क्या करेगा, उसको फॉरवर्ड करेगा वेब कंटेनर के अंदर, सर्वलेट कंटेनर जिसको बोला जाता है। वो कंटेनर थ्रेड को क्रिएट करेगा, फिर वो थ्रेड क्या करेंगे, कॉल करेंगे डू गेट फंक्शन को, डू पोस्ट फंक्शन को, फॉर गेटिंग डेटा एंड फॉर सेंडिंग डेटा। फिर सर्वलेट क्या करेगा, सर्वलेट एक एक सर्वलेट उसको प्रोसेस करेगा, लॉजिक को प्रोसेस करेगा, एंड देन एट लास्ट अगर डेटाबेस एक्सेस चाहिए तो डेटाबेस एक्सेस लिया जाएगा, एंड एट लास्ट रिस्पॉन्स सेंड कर दिया जाएगा बैक इन द फॉर्म ऑफ HTTP ओनली। ओके, HTTP रिस्पॉन्स जो है वो सेंड बैक कर दिया जाता है अगेन टू द ब्राउजर। तो ऐसे जो है आपका सर्वलेट काम करता है। ये आपके सर्वलेट का बेसिक से बेसिक सबसे अच्छा और क्लियर आर्किटेक्चर है। ठीक है, सर्वलेट क्या करता है, हमेशा याद रखो, थ्रेड्स का यूज करता है। और जो ये CGI होते थे वो क्या क्रिएट करते हैं, दे क्रिएट न्यू प्रोसेसेस एवरी टाइम। दैट्स वाई जो सर्वलेट्स हैं वो फास्टर हैं और स्केलेबल हैं, ओके, एज कम्पेयर टू CGI। अब यहाँ पर जो है सर्वलेट की हमने काफी सारी बात कर ली, आर्किटेक्चर समझ लिया। यही है जो मैंने आपको बताया, HTTP रिक्वेस्ट वेब सर्वर पे जाएगी, फिर सर्वलेट कंटेनर पे जाएगी, कंटेनर लोड करेगा सर्वलेट को और न्यू थ्रेड क्रिएट करेगा पर रिक्वेस्ट। हर एक थ्रेड क्या करेगा, सर्विस फंक्शन को, डू गेट डू पोस्ट फंक्शन को कॉल करेगा, और सर्वलेट क्या कर देगा, फिर HTTP रिस्पॉन्स राइट कर देगा, दैट विल बी सेंड बैक टू द क्लाइंट। क्या ये वही चीज है जो मैंने आपको समझाई? यस, एग्जैक्टली। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस। तो सर्वलेट का आपको अच्छा खासा आइडिया मिल गया। अगर आपको शॉर्ट नोट, ब्रीफ कुछ भी लिखने आता है आप अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, डायग्राम बनाना नहीं भूलना है, एडवांटेजेस लिखना नहीं भूलना है, एंड उसकी जो फंक्शनिंग है वो आपको लिखना है। डू गेट डू पोस्ट को इंक्लूड करना बिल्कुल भी मत भूलना। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड थिंग, दैट इज हेलो वर्ल्ड सर्वलेट, है ना। अभी हमने क्या देख लिया, अभी हमने बेसिक सर्वलेट का काम क्या है वो देख लिया। अब सर्वलेट एज अ जावा प्रोग्राम है, तो ऑब्वियसली हम बेसिक एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिख के देखेंगे जो कि सर्वलेट के अंदर होगा। ठीक है, काफी ज्यादा सिंपली आप इसको समझ पाओगे। दिस इज द बेसिक सर्वलेट प्रोग्राम। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहली और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, आपको 3 यहाँ पर लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्स। तो ये जो लाइब्रेरीज है ये आपको अच्छे से याद रख लेनी है। फर्स्ट जहां पर हमें इंपोर्ट करनी है लाइब्रेरीज, तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं java.io। ये क्यों यूज होती है, टू आउटपुट, ओके, टू गिव आउटपुट। फिर आपके पास है javax.servlet.star। इससे आपकी जो कोर सर्वलेट की जो क्लासेस है ना वो यहाँ पर आपकी इंपोर्ट हो जाती हैं। ठीक है, कोर सर्वलेट की जो क्लासेस हैं वो यहाँ पर आपके पास इंपोर्ट हो जाती हैं। फिर यहाँ पर आपके पास है javax.servlet.http। ये क्या करेगा, ये HTTP स्पेसिफिक क्लासेस को इंपोर्ट कर लेगा। ठीक है, HTTP स्पेसिफिक क्लासेस। ठीक है, अब ये चीजें अच्छे से याद रख लोगे ना तो आपको याद रखने में जो है ना कोड बहुत इजी जाएगा। तो विदाउट दीज इंपोर्ट्स आपका सर्वलेट काम नहीं करेगा। तो प्लीज इन तीनों को अच्छे से याद रख लेना। हो गए। अब आपको क्लास क्रिएट करनी है। आपने क्लास क्रिएट की, लेट्स से हेलो वर्ल्ड नाम की। आपको हमेशा अपनी क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा HTTP सर्वलेट के साथ। वी एक्सटेंड HTTP सर्वलेट, व्हाई? बिकॉज ये आपकी क्लास को अब कन्वर्ट कर रहा है इनटू अ सर्वलेट। अगर आपने ये एक्सटेंड नहीं करा तो क्लास आपकी सर्वलेट के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी। समझ में आ गई बात? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये आपने एक्सटेंड करना ही है। समझ में आ गई बात? ओके। अब आपको यहाँ पर आप इनिशियलाइज कर रहे हो, आप डू गेट और डू पोस्ट फंक्शन को लिखोगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आपका जो डू गेट, ये चलो ये तो इनिशियलाइज है जो कि सर्वलेट एक्सेप्शन थ्रो करेगा, आप इनिशियलाइज कर सकते हो। नाउ द मेन थिंग इज योर डू गेट एंड डू पोस्ट फंक्शन, है ना। तो ये जो डू गेट फंक्शन है ये हमेशा किसके लिए होगा? डू गेट है मतलब कि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए होगा। तो ये रन करेगा जब आपका यूजर रिक्वेस्ट भेजेगा फ्रॉम ब्राउजर। तो रिक्वेस्ट मतलब क्या हो रहा है, डेटा आपके यूजर की तरफ से आ रहा है। रिस्पॉन्स मतलब आप सेंड कर रहे हो डेटा को। तो देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, एंड यहाँ पर आपने रिक्वेस्ट इनिशियलाइज कर दिया। वैसे ही आपके पास आना चाहिए क्या, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, एंड यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स आ गया। दोनों भी डू गेट और डू पोस्ट दोनों के अंदर ये सेम पैरामीटर्स हैं। समझ में आ गई बात? नाउ यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, मैं आपको सिंपल समझाऊंगी, ज्यादा कुछ आपको इसमें याद रखना नहीं है। आपने थ्रो कर दिया सर्वलेट एक्सेप्शन और इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन को। फिर आपको अगर प्रिंट करवाना है, यानी जो आपको बताना है ब्राउजर को कि भाई मैं HTML रिस्पॉन्स सेंड कर रहा हूँ, तो रिस्पॉन्स डॉट सेट कॉन्टेंट टाइप, यानी कि आपको वो रिस्पॉन्स आप किस फॉर्मेट में भेज रहे हो ये आपको बताना पड़ेगा। तो आप भेज रहे हो HTML फॉर्मेट में, मैंने पहले ही बता दिया रिस्पॉन्स किस फॉर्मेट में जा रहा होगा आपके
HTML फॉर्मेट में जा रहा होगा, है ना। तो आपने यहाँ पर बता दिया कि मैं जो रिस्पॉन्स चाहता हूँ, रिस्पॉन्स मतलब जो रिस्पॉन्स मैं अपने क्लाइंट को भेजना चाहता हूँ, ब्राउजर को भेजना चाहता हूँ, दैट विल बी ऑफ द टाइप HTML। ओके, दैट्स इट। फिर आप प्रिंट राइटर आउट के अंदर ये भेज सकते हो गेट राइटर, एंड आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। एट लास्ट आप डिस्ट्रॉय फंक्शन को यूज करते हो, काफी इजीली मैं आपको ये सब बता दूंगी, ठीक है। तो अभी के लिए आपने हेलो वर्ल्ड जो प्रोग्राम है अच्छे से समझ लिया होगा। कुछ भी नहीं है, डू गेट डू पोस्ट का हमने इसके अंदर यूज किया है ना। कुछ भी नहीं है, 3 स्टेप में ये काम करता है। रिसीव करो, प्रोसेस करो, रिस्पॉन्ड करो। रिसीव किया हमने रिक्वेस्ट को, फिर उसको प्रोसेस किया एंड फिर रिस्पॉन्ड को जो है ना सेंड कर दिया। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में अब आप बोलोगे ये प्रोग्राम याद रखना है या नहीं, तो ऑब्वियसली बात है आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हेलो वर्ल्ड सर्वलेट प्रोग्राम है। आपने देखो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, 3 आपने इंपोर्ट कर दिए आउटपुट के लिए, कोर सर्वलेट क्लासेस के लिए, HTTP स्पेसिफिक क्लासेस के लिए। सिंपल जैसे क्लास बनाते हो, क्लास बनाई और HTTP सर्वलेट से एक्सटेंड कर दी ताकि वो क्लास कन्वर्ट हो जाए सर्वलेट के अंदर। आपने इनिशियलाइज किया तो आपने जस्ट सर्वलेट एक्सेप्शन थ्रो के साथ इसको इनिशियलाइज कर दिया। डू गेट और डू पोस्ट फंक्शन आपने लिखने हैं, तो डू पोस्ट तो यहाँ पर नहीं लिखा है, सिंपली डू गेट लिखा हुआ है। तो डू गेट के अंदर आपने क्या किया, देखो डू गेट के अंदर HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट है, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स है। अच्छे से ये पैरामीटर्स याद रख लो। फिर आप सर्वलेट एक्सेप्शन और इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हो, उसके बाद आप रिस्पॉन्स का कंटेंट टाइप सेट कर दे रहे हो जो कि HTML में होने वाला है, एंड फिर आप उसको प्रिंट करवाना चाह रहे हो। क्या प्रिंट करवाना है वो आपने यहाँ पे बता दिया, सिंपल सी बात है। एंड एट लास्ट आप डिस्ट्रॉय फंक्शन को कॉल कर लोगे, ताकि आप जो है, ये बेसिकली हमेशा हो जाता है कॉल व्हेन सर्वलेट इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्वर। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड। ये था एग्जांपल 1 जिसके अंदर हमने डायरेक्ट आउटपुट यहाँ पे प्रिंट करवाया। अब होता है यूजिंग इनिट मेथड ऑल्सो, है ना। इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरीथिंग इनसाइड डू गेट फंक्शन, हम इनिट मेथड का, इनिट फंक्शन का यूज करते हैं ताकि हम डेटा इनिशियलाइज कर पाए सिंपली। तो इनिट क्या करता है, इनिट एक ही बार रन करता है, ये हमेशा याद रखो। जब आपका सर्वलेट क्रिएट होगा, बस उसी वक्त आपका जो इनिट फंक्शन है वो रन होता है। और जो डू गेट वाला हमने ऊपर देखा, वो बार बार अगेन एंड अगेन रन करता रहता है फॉर एवरी रिक्वेस्ट। क्लियर है। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस अच्छे से याद रखना है। कुछ नहीं, यहाँ पर भी वही 3 इंपोर्ट है, आपने यहाँ पर भी वही एक्सटेंड किया है क्योंकि आपको क्लास को कन्वर्ट करना है सर्वलेट के अंदर। आपने कुछ नहीं किया, यहाँ पर एक स्ट्रिंग डिफाइन कर दी मैसेज नाम की, है ना। आपने क्या कर दिया, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जो कि मैसेज को स्टोर करेगा। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर आपने इनिट फंक्शन को क्रिएट किया एंड उसके अंदर नाउ यू आर जस्ट असाइनिंग हेलो वर्ल्ड, दैट इज द स्ट्रिंग यू नीड टू प्रिंट इनटू वेरिएबल कॉल्ड एज मैसेज। ओके, अब ये जो है सिर्फ एक बार रन करेगा क्योंकि हमने इसकी इनिशियल वैल्यू को सेट कर दिया है, ठीक है। ये बार बार रन क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमने इसको डू गेट फंक्शन में नहीं लिखा है, हमने इसको इनिट मेथड में लिखा है। इनिट मेथड के अंदर हमेशा एक ही बार जो है ना आपका वैल्यू रन करेगी, अदरवाइज नहीं। अगेन एंड अगेन रन करने वाला फंडा डू गेट का है। तो आपने डू गेट का यूज किया, जो कि हम डू गेट को यूज करेंगे टू यूज दिस पर्टिकुलर वैल्यू। तो डू गेट का हमेशा याद रखो पैरामीटर्स यही रहने वाले हैं, कुछ चेंज नहीं होगा। आपके ये भी एक्सेप्शन सेम रहने वाले हैं, कुछ चेंज नहीं होगा। रिस्पॉन्स भी उसी फॉर्मेट में रहने वाला है, नथिंग विल बी चेंज, एंड ये सारी चीजें भी सेम रहेंगी। बस ऊपर हमने क्या करा था, हमने डायरेक्टली यहाँ पर आउट डॉट प्रिंट एलन में प्रिंट करवा दिया था हेलो वर्ल्ड को, यहाँ पर हम लोग पास कर देंगे अपने मैसेज को। बस दिस इज द डिफरेंस। एंड एट लास्ट डिस्ट्रॉय फंक्शन को कॉल कर देंगे। क्या आपको ये चीज याद रह गई? काफी ज्यादा सिंपल है, बस इतना ही आपका इसके अंदर डिफरेंस है कि जो ये इनिट फंक्शन है ये क्या होता है, ये सिर्फ एक ही बार रन करता है। ओके, और जो डू गेट है, जो आपका डू गेट फंक्शन है, ये क्या करता है, ये मल्टीपल टाइम्स रन करता है। ये क्या करता है, मल्टीपल टाइम्स रन करता है। समझ में आ गई बात? दिस इज हाउ यू गो। एंड अगर आपको ये दोनों टाइप के एग्जांपल्स आते हैं क्वेश्चन में कि हेलो वर्ल्ड सर्वलेट का एग्जांपल लिखो बाय सिंपल डायरेक्ट आउटपुट एंड बाय यूजिंग इनिट मेथड, आई डोंट थिंक कि अब आपको कोई इशू आने वाला है, क्योंकि जो चीज आपको याद रखने वाली है वो मैंने आई होप याद करा दी है, ठीक है। अब आप सर्वलेट को एक्लिप्स के अंदर रन कैसे करोगे, ये भी क्वेश्चन कई बार आपको पूछा जाता है इन वाइवा ऑल्सो, एंड बेसिक आप अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसमें भी लिख सकते हो। यहाँ पर आप क्या करते हो, आप क्रिएट करते हो डायनामिक वेब प्रोजेक्ट को। क्या करते हो आप, सबसे पहले फाइल में जाके, न्यू में जाके डायनामिक वेब प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हो। उसके बाद आप सर्वलेट क्लास क्रिएट करते हो। उसके बाद आप टॉमकैट सर्वर को ऐड करते हो। यहाँ पर ये टॉमकैट सर्वर है, आपको कुछ नहीं डाउनलोड करना पड़ता है। टॉमकैट सर्वर एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको बिल्ड पाथ कर देना होता है अपने पीसी के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर जाके, एंड डेफिनेटली काफी इजीली आप इसको हैंडल कर सकते हो। ओके, आपने टॉमकैट सर्वर जैसे ही ऐड कर लिया, अब आप रन कर सकते हो प्रोजेक्ट को ऑन द सर्वर, ठीक है। सर्वर यहाँ पर हमने यहाँ पर बेसिकली सर्वलेट
कहाँ पर रन करेगा, हमने क्या बात की, सर्वलेट कंटेनर में रन करता है। तो हमने सर्वलेट कंटेनर के लिए क्या इंस्टॉल किया है, टॉमकैट को इंस्टॉल किया। आप बहुत इजीली चैट जीपीटी को डाल के देख सकते हो, स्टेप्स बता दो टॉमकैट डाउनलोड करने के, सिर्फ 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, 2 मिनट लगते हैं, काफी इजीली आप उसको जो है कर सकते हो। बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, एंड आपको मजा भी आएगा उसको इंस्टॉल करने में, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो। क्लियर है? तो ये पूरे के पूरे क्या है, स्टेप्स है जिससे आप सर्वलेट को रन कर सकते हो इनसाइड एक्लिप्स। ओके, तो इस पर्टिकुलर टाइप, ये जो अभी हमने ये सेक्शन देखा, इसमें हमने इंपॉर्टेंट क्या समझा, इनिट मेथड का समझा। इनिट मेथड क्या है, इनिट यानी कि एक लाइफ साइकिल मेथड है, आप इसको बोल सकते हो, दैट इज कॉल्ड ओनली वंस, जब आपका सर्वलेट फर्स्ट इनिशियलाइज होता है, एंड इसको हम यूज कर सकते हैं टू परफॉर्म इनिशियलाइजेशन टास्क। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस। अगर कोड कहीं भी समझ में नहीं आया है ना, तो मैं आपको जितना बता रही हूँ आप इतना याद रख सकते हो कि आपको ये जो डू गेट का पैरामीटर्स है एंड ये प्रिंट कैसे कर रहा है, इतना पार्ट आपने याद रख लिया, ये एक्सेप्शन छोड़ दो, है ना, ये जो एक्सेप्शन वाला पार्ट है ये छोड़ दो। आपने अगर इतना भी याद रख लिया, पैरामीटर्स और रिस्पॉन्स एंड आउट डॉट प्रिंटलन, दैट इज स्टिल इनफ, क्योंकि आपको डू गेट और डू पोस्ट का कोड पूछा जाता है ना, तो प्लीज अच्छे से इसको याद रख लेना। नाउ अब हम देख लेते हैं सर्वलेट्स जनरेटिंग डायनामिक कंटेंट। सर्वलेट्स कैसे डायनामिक कंटेंट को जनरेट करते हैं। तो बेसिकली अभी तक हमने देखा वी वर जस्ट प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड, बट रियल वेबसाइट्स के अंदर हम यूजर से इनपुट ले रहे होते हैं, जैसे कि लॉगिन फॉर्म्स हो गए, सर्च बार्स हो गए, एक्सेट्रा। सो आप क्या करते हो, आपको ये सब चीजें सर्वलेट हैंडल करता है। कैसे हैंडल कर रहा होता है सर्वलेट इन रियल यूजर इनपुट को, वो समझना है बाय यूजिंग दिस डायनामिक कंटेंट। तो देखो बहुत सिंपल से मैं आपको समझाती हूँ। डायनामिक कंटेंट का मतलब होता है जो आउटपुट है वो हमेशा चेंज होता रहेगा बेस्ड ऑन द यूजर इनपुट, है ना। जैसे कि अगर यूजर ने नाम एंटर किया तो वेबसाइट को वही नाम आपका शो करना पड़ेगा। जैसे आप क्लाउड में एंटर होते हो, आपका जो यूजर नेम है वही बता रहा होता है ना स्टार्ट में कि हेलो, लाइक फॉर एग्जांपल मेरा नाम हुजैफा है तो हेलो हुजैफा ऐसे आता है, या मॉर्निंग हुजैफा, गुड नाइट हुजैफा, समथिंग लाइक दैट। तो ये डायनामिक आ रहा है बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ मेरी आईडी पे आ रहा है। तो ये कैसे आ रहा है, क्योंकि ये है डायनामिक कंटेंट। ओके, स्टैटिक यानी हमेशा आपको सेम आउटपुट मिलेगा, डायनामिक यानी कि चेंजेस बेस्ड ऑन योर इनपुट। ओके, चलो यहाँ पर बात हो रही थी HTML फॉर्म की, तो HTML फॉर्म हमें देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पे। HTML फॉर्म यानी कि आपने एक फॉर्म क्रिएट किया है, ये आपकी वेबसाइट है, आपको क्या दिख रहा है, फुल नेम दिख रहा है और एक सबमिट का बटन दिख रहा है। तो इसका कोड कैसे होगा, आपका लेबल होता है फॉर फुल नेम, आपने दे दिया, इसका नाम दे दिया, यहाँ पे ये लेबल क्रिएट हो गया। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, ये इनपुट फील्ड को क्रिएट कर रहे हो। इसका टाइप होगा आपका टेक्स्ट, है ना। आईडी आपने फुल नेम दे दिए, चलो नेम इसका यूजर नेम, लेंथ दे दिया आपने, ये रिक्वायर्ड है, आपको इसको भरना ही पड़ेगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, जो इनपुट एलिमेंट होता है वो इसके पास क्लोजिंग टैग नहीं होता। मतलब जैसे कि H1 के लिए हम कैसे करते हैं, क्लोजिंग टैग होता है, राइट। ऐसे इनपुट आपका क्लोजिंग टैग नहीं होता, इसमें एक ही बार आप सिंगुलर इसको टैग बोलते हो, ठीक है। एंड ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो आपने यूज करें ताकि आप एक टाइप ऑफ कंट्रोल रख पाओ अपने इनपुट के ऊपर, ठीक है। एंड बाकी आपने यहाँ पर सबमिट की टाइप दे दी, सिंपल है। तो ये ऐसे फॉर्म से, ये वाले कोड से आप इतना बड़ा फॉर्म, इतना सा जो ये फॉर्म है ये क्रिएट कर सकते हो। बाय द वे, अगर हमें HTML फॉर्म क्रिएट करना होता है, जो कि क्वेश्चन आता है एग्जाम्स के अंदर, आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा HTML कोड लिखना है। HTML का टैग आपको यहाँ पर यूज करना है, देख लो HTML का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है। फिर आपको फॉर्म टैग का यूज करना है, जो कि अगेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है। इसका मेथड होगा पोस्ट, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर आपने डेटा पुट किया, तो ऑब्वियसली ये डेटा कहाँ जाएगा, आपके सर्वर पे जाएगा। तो व्हेन यूजर क्लिक्स ऑन दिस पर्टिकुलर सबमिट, है ना, जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो डेटा विल बी सेंड टू सर्वलेट, जो कि सर्वलेट का नाम क्या है, S2। सर्वलेट का नाम क्या है यहाँ पर, S2, यूजिंग द पोस्ट मेथड। ये क्या है, S2 आपका सर्वलेट है, ये अच्छे से याद रख लो। सही है बात। आपने यहाँ पर एंटर योर नेम प्रिंट करवा दिया, एंड इसके अंदर आपके पास इनपुट फील्ड में क्या है, इनपुट फील्ड में टाइप टेक्स्ट है और उसका नाम आपने T1 दे दिया। T1 इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सर्वलेट विल यूज दिस नेम टू रीड डेटा। ओके, फिर आपके पास यहाँ पर बटन है, बटन के अंदर आपने ये टाइप सबमिट दे दिया है, तो बटन क्या कर देगा, आपका डेटा को सेंड कर देगा टू सर्वर। तो ये फॉर्म क्या करेगा, डेटा सेंड करेगा, और सर्वलेट क्या करेगा, रिसीव करने का काम करेगा। समझ में आ गई बात। तो इतना सा कोड आपको याद रखना होगा अगर आपने फॉर्म बनाना है तो। अब सर्वलेट रीड कैसे करेगा डेटा को, तो ये तो था हमारा क्या, S1.html, जिसमें हमने फॉर्म क्रिएट किया। अब S2.java क्रिएट कर सकते हो, जिससे आप समझ पाओगे कि सर्वलेट डेटा को रीड कैसे करता है ना। सर्वलेट डेटा को रीड कैसे करता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास ये java.io और java.servlet आ गया है ना। अब यहाँ पर सिर्फ रीड करने का काम हो रहा है, इसलिए हमने थर्ड वाला इंपोर्ट नहीं करा है। ओके, उसके बाद आपने क्या किया, एक क्लास क्रिएट की S2 के नाम की, जो कि आपकी क्या होने वाली है,
सर्वलेट होने वाली है। तो यही S2 हमने यहाँ पर एक्शन में लिया है कि ये जो डेटा पोस्ट होगा वो कहाँ जाना चाहिए, S2 नाम के सर्वलेट पे जाना चाहिए। तो हमने यहाँ पे S2 नाम का सर्वलेट क्रिएट किया बाय यूजिंग द HTTP सर्वलेट। फिर आपने क्या किया, यहाँ पर डू पोस्ट का यूज किया। किसका यूज किया, डू पोस्ट का। सेम पैरामीटर्स है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स। वही दो आपके यहाँ पर थ्रो एक्सेप्शन है, सर्वलेट एक्सेप्शन और इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। रिस्पॉन्स भी आपका किस फॉर्मेट में जाना चाहिए, HTML फॉर्मेट में जाना चाहिए। अब आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट एक वेरिएबल के अंदर, आप क्या कर रहे हो, सेट कर रहे हो वो T1 को, जो T1 की वैल्यू आपको इस फॉर्म में एज अ इनपुट नेम मिली हुई है ना। तो वो सब कहाँ पे स्टोर होगा, आपके ए वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा होगा। फिर आप कुछ नहीं करोगे, आप प्रिंट करवा दोगे उसको, है ना। तो रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर से आपने प्रिंट कराना है एंड आउट डॉट प्रिंट से आपका जो नाम है वो यहाँ पर इस फॉर्मेट में प्रिंट हो जाएगा। क्या ये बहुत ज्यादा सिंपल है। एंड आपने अगर एक बार जो मैंने स्टार्ट में कोड समझाया था, यहाँ पर जो मैंने ये वाला कोड समझाया था, ये अपने अच्छे से सुन लिया होगा, तो अब आगे के आपको सारे कोड एकदम ईजी लगेंगे एंड एकदम सिमिलर लग रहे होंगे, है ना। अगर आपको फॉर्म का क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो आपको कुछ नहीं, s1.html में एक फॉर्म क्रिएट करना है जिसमें सिंपल आप नेम इनपुट ले सकते हो, ज्यादा आपको कुछ नहीं लेना है इनपुट। एंड फिर आप उस सर्वलेट से रीड करवा सकते हो वो डेटा एंड प्रिंट करवा सकते हो। यहाँ पे रीड करवा दिया और हमने क्या करा दिया, प्रिंट करवा दिया। सिंपल सा था ये। तो ऐसे आपका काम होता है। कैसे आपका जावा सर्वलेट काम करता है, देखो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक सर्च डॉट html है, ठीक है। तो आपने क्या किया, गेट यानी रिक्वेस्ट HTML डॉक्यूमेंट आपने सेंड किया वेब सर्वर पे, रिस्पॉन्स आपको यहाँ पर मिला, सबमिट किया आपने फॉर्म बाय यूजिंग द पोस्ट एक्शन। तो सर्वलेट क्या जनरेट करेगा, HTML रिस्पॉन्स जनरेट करेगा बेस्ड ऑन द इनपुट फॉर्म जो आपने भेजा, है ना। द सर्वर रिटर्न्स द HTML डॉक्यूमेंट। तो जो भी आपने यहाँ पर नाम भेजा होगा, योर नेम इज दिस फॉर्मेट में आपका आगे नाम आ रहा होगा। तो ऐसे सर्वलेट यूज होता है टू आइडेंटिफाई एंड टू अपडेट डायनामिक कंटेंट। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। अब जो मैंने आपको बताया था, मैं इनिट डिस्ट्रॉय ये सब चीजों को आपको बताऊंगी। तो ये आता है आपकी सर्वलेट की लाइफ साइकिल के अंदर एंड काफी इंपॉर्टेंट है लाइफ साइकिल, एग्जाम में क्वेश्चन आना जरूरी है इसका, है ना। चलो, ये तीन चीजें आपको इसमें याद रखनी है। अब सर्वलेट लाइफ साइकिल का मतलब क्या है, कुछ नहीं, कैसे आपका सर्वलेट क्रिएट होता है, कैसे वो यूज होता है और कैसे डिस्ट्रॉय होता है, दैट्स इट। ये तीन चीजें जो होती हैं सर्वलेट की, वो ही सर्वलेट लाइफ साइकिल कहलाई जाती है। ओके, तो ये बस फ्लो है, इनिट इनिशियलाइजेशन, सर्विस सर्विस, डिस्ट्रॉय डिस्ट्रक्शन, है ना। तो यहाँ पर इनिट क्या करता है, यहाँ पर ये जो इनिट है ये रन होता है ओनली वंस। मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, इनिट फंक्शन आपका ओनली वंस रन होता है जब आपका सर्वलेट लोड हो रहा होता है फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना। जैसे ही आपका सर्वलेट फर्स्ट टाइम लोड होगा, आपका इनिट फंक्शन रन हो जाता है। ओके, अब इसका पर्पस क्या है, ये कॉन्फ़िगरेशन लोड करता है। क्या करता है, ये कॉन्फ़िगरेशन लोड करता है, लोड कॉन्फ़िगरेशन एंड डेटाबेस ओपन करने का काम करता है, कनेक्ट कर देता है डेटाबेस के साथ। जितने भी वेरिएबल्स आपने इनिशियलाइज करे होंगे उनको इनिशियलाइज कर देता है। तो बेसिकली इनिट क्या है, आपका एक सेटअप है जो आपको स्टार्टिंग में, सेटअप फेज जो होता है ना, बस वो वाला फेज है। आप अपने जो प्रोग्राम है उसको क्या कर रहे हो, सेटअप करने का काम कर रहे हो। तो कुछ नहीं, आपने इसको इनिट फंक्शन एक बार रन होगा, कॉन्फ़िगरेशन लोड हो जाएगी सिस्टम की, डेटाबेस के साथ कनेक्शन हो जाएगा एंड वेरिएबल्स आपके इनिशियलाइज हो जाएंगे। फिर आपका सर्विस जो कि मेन वर्क है इसका, किसका मेन वर्क है, सर्विस का। यहाँ पर ये क्या करता है, ये हर एक रिक्वेस्ट को रन करता है। ऑब्वियसली सर्विस फंक्शन को हम यूज करेंगे फॉर एवरी रिक्वेस्ट एंड ये डिसाइड करता है कि क्या आपको डू गेट फंक्शन को कॉल करना है या आपको डू पोस्ट फंक्शन को कॉल करना है। समझ में आ गई बात। ये क्या करेगा, ये इट इज कॉल्ड पर रिक्वेस्ट एंड ये बताता है ऑन द बेसिस ऑफ योर रिक्वेस्ट डिसाइड करता है कि ये डू गेट फंक्शन है कॉल करना चाहिए या डू पोस्ट फंक्शन को कॉल करना चाहिए। बेसिकली ये सर्विस क्या है, डिसीजन मेकर है। क्या है, डिसीजन मेकर। समझ में आ गई बात। यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है कि डू गेट को देना है या डू पोस्ट को देना है। समझ में आ गई बात। फिर उसके बाद आता है आपका डिस्ट्रॉय, जो कि बिल्कुल एंड फेज है। डिस्ट्रॉय एक ही बार रन करेगा जब आपका सर्वलेट रिमूव हो रहा होगा, ठीक है। इससे आपका डेटाबेस कनेक्शन रिमूव हो जाता है, सारे रिसोर्सेज रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ऐसे आप जो है ना यूज कर रहे होते हो एंड इसका क्या है अभी मैं आपको समझाऊंगी। तो ये सारा आपने समझ लिया, इनिट, सर्विस और डिस्ट्रॉय। अगर लाइफ साइकिल पे क्वेश्चन आता है तो आपको ये डायग्राम बनाना है, आपको ये टेबल बनानी है जिसमें आप बताओगे कि ये कौन सा मेथड है, कौन सी स्टेज है एंड उसका डिस्क्रिप्शन इन शॉर्ट। क्लियर है। तो सर्वलेट जैसे ही लोड होता है तो इनिट रन एक बार रन हो जाता है। जैसे ही आपने सर्वलेट को लोड किया, इनिट फंक्शन एक बार रन हो गया, यूजर ने रिक्वेस्ट भेजी, फिर सर्विस आपका रन होगा, सर्विस कॉल करेगा डू गेट को या फिर डू पोस्ट को अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, और फिर सर्वर अगर स्टॉप करना है तो डिस्ट्रॉय यूज होगा। दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। कितनी छोटी सी लाइफ साइकिल है ना। अब इनिट फंक्शन को देख लो, इनिट मेथड आपका कैसा है, कुछ नहीं, पब्लिक वाइड इनिट। ये क्या है, थ्रोज सर्वलेट
एक्सेप्शन देखा ना इसको हमने, बस ये जो इसके अंदर जो भी आपके इनिशियलाइजेशन वगैरह होगा वो एक ही बार रन करेगा, है ना। जैसे ऊपर अभी हमने देखा था, हमने इनिट का यूज करा हुआ था, यस यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर इनिट का यूज करा, कुछ नहीं सेम सिंटैक्स है, एंड इसके अंदर हमने इनिशियलाइज कर दिया, तो ये एक ही बार आपका क्या होगा, रन होगा। क्लियर है बात। तो ऐसे ही आपको इनिट का जो सिंटैक्स है वो बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर आपका सर्विस, सर्विस के अंदर ये क्या है, ये इसको देख के कुछ आपको याद आया, एग्जैक्टली डू गेट और डू पोस्ट का सिंटैक्स है। बस यहाँ पर डू गेट की जगह डू सर्विस लिख दिया है हमने, क्योंकि ये क्या होगा, आपका अपडेट हो रहा होगा। अगर डू गेट फंक्शन का यूज होगा तो यहाँ पर डू गेट आ जाएगा या फिर आपका डू पोस्ट आ जाएगा। समझ में आ गई बात। एंड एग्जैक्ट सिंटैक्स वही है ना, एकदम सिंपल। डू गेट का देखो ये सिंटैक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये दोनों के दोनों आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में जिसमें आपको ये दोनों का सिंटैक्स पूछा जाएगा, तो इसको लिख लिख के आपको याद करना है। एंड दोनों भी सेम है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे डू गेट डू पोस्ट है। क्लियर। बाकी ये सब पैरामीटर्स आपके सेम है ना। ये क्या करता है, ये HTTP गेट रिक्वेस्ट हैंडल करता है, ये HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। बाकी डिस्ट्रॉय है, डिस्ट्रॉय के अंदर कुछ नहीं, आपने सिंपल ऐसे लिख देना है, ये सारे डेटाबेस कनेक्शन लॉस क्लोज कर देगा, थ्रेड्स को स्टॉप कर देगा, रिसोर्सेज को रिलीज कर देगा। ऐसे आपका जो है पूरा सर्वलेट लाइफ साइकिल काम करता है ना। बहुत सिंपल है। अगेन ये एक ही बार रन करेगा। सर्विस मेथड हैंडल करता है मल्टीपल क्लाइंट रिक्वेस्ट को और रिस्पॉन्स को सेंड करता है, डिसाइड करता है डू गेट चाहिए या डू पोस्ट चाहिए, एंड एट लास्ट डिस्ट्रॉय क्या होता है, ये भी एक ही बार कॉल किया जाता है, एंड इससे आपका सारा कनेक्शन क्लोज हो जाता है। सो आई होप आपको सर्वलेट लाइफ साइकिल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी। नाउ पैरामीटर डेटा की अगर हम बात करें, पैरामीटर डेटा, तो यहाँ पर मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास, सिंगल पैरामीटर्स होते हैं, तो वो कैसे हैंडल करना है ना। तो जब एक यूजर सबमिट करता है फॉर्म को, तो हर एक इनपुट का एक नाम होता है। वी यूज दैट नेम टू रीड इट्स वैल्यू एग्जैक्टली, है ना। तो ऐसे हम यहाँ पर यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू है रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर फील्ड नेम, है ना। तो यहाँ पे जो फील्ड नेम है, ये नेम है फ्रॉम HTML फॉर्म। इसको हमने कहाँ डिफाइन करा था, HTML फॉर्म में डिफाइन करा था, एंड अब यहाँ पर हम रिटर्न कर रहे हैं उसकी वैल्यू जो कि यूजर ने एंटर करी होगी। क्लियर है। तो यहाँ पर ऐसे आपका सिंगल पैरामीटर वैल्यू को रीड किया जाता है, ये पैरामीटर वैल्यू कहाँ डिफाइन है, ये डिफाइंड है आपके HTML के अंदर। समझ में आ गई बात, HTML फॉर्म के अंदर। अब मल्टीपल वैल्यूज रीड करनी है तो कैसे कर सकते हैं, कुछ नहीं, जब हमने ऐसे रीड कर ली तो ऑब्वियसली हम लूप चला सकते हैं, है ना। अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज को रीड करना है तो हम लूप चला सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं भूल गई, गेट पैरामीटर फंक्शन का आप यूज करते हो, किसका, गेट पैरामीटर फंक्शन का यूज करते हो कोई भी आप यहाँ पर पैरामीटर को रीड करने के लिए। तो यहाँ पर भी रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर वैल्यूज का आप यहाँ पर यूज करोगे, गेट पैरामीटर वैल्यूज का यूज करोगे जब मल्टीपल वैल्यूज सिलेक्टेड हैं, जैसे चेक बॉक्सेस हो गए, है ना। चेक बॉक्सेस होते हैं जैसे कि यहाँ पर, ये आपके पास चेक बॉक्सेस हैं, तो ये चेक बॉक्सेस में एक ही फील्ड के अंदर आपके अलग अलग जो है ना वैल्यूज है, तो इनको कैसे रीड करना है देख लो ना। सेम आईडी है, इनकी सेम आईडी है, इनके नाम सेम है, पर इनकी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो अलग हैं। तो ये एट्रीब्यूट्स अलग हैं, इनकी वैल्यूज हमें फेच करनी है, तो कुछ नहीं, हम लूप चला देंगे फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन वैल्यूज डॉट लेंथ i प्लस प्लस, एंड प्रिंट करवा देंगे उन वैल्यूज को। समझ में आ गई बात। यहाँ पर आपने ये याद रखो किसका यूज किया है, स्ट्रिंग एरे का यूज किया है। यहाँ पर सिंपल आपका स्ट्रिंग ही था। आई होप यू अंडरस्टूड। ये रिटर्न करता है एरे ऑफ वैल्यूज को, एंड लूप रिक्वायर्ड है ताकि हम एक एक को प्रिंट कर पाए, है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सिंगल के लिए आप गेट पैरामीटर फंक्शन का यूज करते हो, गेट पैरामीटर फंक्शन का यूज करते हो, और रीड मल्टीपल वैल्यूज के अंदर आप गेट पैरामीटर वैल्यूज का यूज करते हो। बस इतना अच्छे से याद रख लिया तो हो गया। अगर आपको सारी की सारी वैल्यूज रीड करवानी है ना, रीडिंग ऑल द वैल्यूज, पैरामीटर आपका सिंगल है या मेनी है, you doesn't know that if you want all the parameters without knowing names, तो इसके लिए हम इन्यूमरेशन का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, इन्यूमरेशन, किसका, इन्यूमरेशन। ओके, इन्यूमरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने पढ़ा भी होगा C++ के अंदर। तो इफ वी वांट ऑल द पैरामीटर्स विदाउट नोइंग नेम्स, तब हम इसका यूज करते हैं इन्यूमरेशन। ई के अंदर हमने सारे पैरामीटर्स यहाँ पर ले लिए, गेट पैरामीटर नेम्स है, ये अच्छे से याद रखना। वाइल आपका ई डॉट हैज मोर एलिमेंट्स, आप स्ट्रिंग के अंदर, ये जो स्ट्रिंग नेम है इसके अंदर सारी वैल्यूज को स्टोर करोगे एंड एक एक को प्रिंट करवा दोगे। तो बेसिकली इतना आपको डीप में ऑल पैरामीटर्स के लिए नहीं पूछा जाएगा, पर आपको याद रखना है ना। HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट में अगर आपको रिट्राइव करना है फॉर्म पैरामीटर्स को, तो ये देखो ये सारे आपके मेथड्स हैं, गेट पैरामीटर, गेट पैरामीटर्स वैल्यू, गेट पैरामीटर नेम्स, है ना। फिर गेट पैरामीटर आपकी मैप है जो मैंने आपको बताया था। तो बेसिकली ये चारों चीजें। फिर अगर आपको रिट्राइव करना है रिक्वेस्ट हेडर्स को, तो ये सारे हेडर रिलेटेड टैग्स हैं, और आपको कुकीज रिट्राइव करना है तो गेट कुकीज का आपका मेथड है। तो ये सारे के सारे आपके HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड।
अब हम आ जाते हैं सेशंस के ऊपर, है ना। सेशंस के ऊपर आ जाते हैं। काफी सिंपली अभी तक हमने समझ लिया चीजों को। नाउ सेशन क्या होता है ना। तो बेसिकली अगर आप यूजर, इफ यू आर अ यूजर एंड आपने लॉग इन किया, तो आपको वेबसाइट कैसे याद रखेगा कि ये यूजर था, है ना। हाउ डज द वेबसाइट रिमेम्बर वो पर्टिकुलर यूजर। तो ऑब्वियसली आपका जो HTTP होता है दैट इज स्टेटलेस। HTTP स्टेटलेस का मतलब है कि हमेशा ये भूल जाता है हर एक रिक्वेस्ट के बाद कि उसने पिछली रिक्वेस्ट कौन सी प्रोसेस करी थी, ठीक है। तो HTTP क्या है, स्टेटलेस है। तो ये स्टेटलेस कंडीशन यानी कि उसको जब पिछला याद नहीं रह रहा है, तो सेशंस का यूज होता है टू हेल्प अस रिमेम्बर यूजर डेटा अक्रॉस मल्टीपल रिक्वेस्ट। ओके, तो यहाँ पर यूजर रिक्वेस्ट को सेंड करता है, सर्वर सेशन क्रिएट करता है। यहाँ पर ये क्लाइंट है यानी आपका ब्राउजर यानी यूजर समझ लो। यूजर ने क्या किया, रिक्वेस्ट सेंड की सर्वर को। जैसे ही सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड की तो सेशन क्रिएट हो गया। सेशन क्रिएट होता है वैसे ही सेशन आईडी आपके यूजर के पास आ जाती है, सेशन आईडी क्रिएट हो जाती है। एंड जैसे ही सेशन आईडी क्रिएट हो गई यानी कि कुकी जो है वो आपके ब्राउजर में स्टोर हो गई। नेक्स्ट रिक्वेस्ट क्या करेगी, नेक्स्ट रिक्वेस्ट जब भी जाएगी सेम यूजर से तो वो सेशन आईडी के साथ जाएगी। एंड जैसे ही सेशन आईडी के साथ जाएगी तो ये सेशन आईडी की वजह से सर्वर को याद आ जाएगा इस यूजर का डेटा, है ना। एंड फिर अब उसको रिस्पॉन्स मिलेगा विद द सेशन डेटा, यानी कि अब जो है प्रॉपर उस पर्टिकुलर यूजर का जो पहचान है उसके हिसाब से उसको रिस्पॉन्स यहाँ पर मिल रहा होगा। समझ में आ गई बात। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर टर्म है सेशन आईडी। इस सेशन आईडी से ही हमारा जो है ना रिस्पॉन्स याद रहता है। क्लियर है। तो ये होते हैं सेशंस, जिसके अंदर सेशंस का यूज करते हैं हम लोग। हम कैसे क्रिएट करते हैं वो आपको एक ऑपरेशंस में समझा देती हूँ HTTP के। तो सबसे पहले अगर आपको क्रिएट करना है सेशन तो आप कैसे लिखते हो, HTTP सेशन, सेशन आपने डिफाइन कर दिया इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन। तो ये क्या करता है, न्यू सेशन क्रिएट करता है अगर इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट, अदरवाइज ये एग्जिस्टिंग सेशन को रिटर्न कर देता है। समझ में आ गई बात। फिर अगर आपको स्टोर करना है तो अगर आपको कोई चीज जैसे सेशन आईडी को स्टोर करना है या फिर यूजर नेम एलिस ऐसे स्टोर करना है तो आप ऐसे स्टोर करते हो, सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट। सेट एट्रीब्यूट तो आपको पता है, बस उसके अंदर हमने यूजर नेम के अंदर क्या कर दिया, एलिस को स्टोर कर दिया। फिर अगर आपको रिट्राइव करना है डेटा को, है ना, आपको स्टोर डेटा को रिट्राइव करना है तो कुछ नहीं, आपने यहाँ पर यूजर डिफाइन किया हुआ है, उसके अंदर आप सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट करोगे एंड सिर्फ यूजर नेम को यहाँ पर लिख रहे होगे। तो अब आपको क्या प्रिंट हो जाएगा, एलिस प्रिंट हो जाएगा, यानी आपको स्टोर डेटा मिल जाएगा। एंड जब आपको लॉग आउट कर देना है, इनवैलिडेट कर देना है, तो सेशन डॉट इनवैलिड फंक्शन आपका जो है रन होता है एंड आपका सेशन एंड हो जाता है, लॉग आउट हो जाते हो। क्लियर। तो ऐसे आपके सेशंस काम करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। काफी सिंपल सा सिंटैक्स है, बस आप अगर बार बार रिवाइज करते रहोगे ना, एग्जाम से पहले अच्छे से कोड देख के जाओगे तो बहुत अच्छे से आपको ये याद हो जाएगा। अगेन मैं बता देती हूँ, HTTP सेशन से आपका सेशन जो है वो क्रिएट होगा रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन से। फिर आपको अगर सेशन में स्टोर करना है तो सेट एट्रीब्यूट का यूज होगा जिसमें लेफ्ट पैरामीटर है एंड ये क्या है, वैल्यू। तो यूजर नेम में क्या है, ये वैल्यू स्टोर होगी। फिर आपको रिट्राइव करना है तो आप गेट एट्रीब्यूट का यूज करोगे और इनवैलिडेट फंक्शन से आप लॉग आउट कर सकते हो। ठीक है। तो ये सारे आपके फंक्शंस हैं, देख लो। गेट सेशन जो हमने यूज किया, दिस विल रिटर्न करंट या फिर न्यू सेशन क्रिएट कर देगा। गेट आईडी होता है जिससे आपको सेशन आईडी रिटर्न हो जाती है। गेट सेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट हमने देख लिया, नेम और वैल्यू है एंड इसमें सिर्फ नेम है, एग्जांपल में हमने समझ लिया। और इनवैलिडेट से सेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है, स्टोर डेटा क्लियर हो जाता है ना। कितना ज्यादा सिंपल थे HTTP सेशन मेथड्स। अगर क्वेश्चन आता है बहुत इजीली आप इसको लिख सकते हो। फाइन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हिट काउंटर। ओके, तो अभी हमने क्या देखा, हमने सेशंस के बारे में समझा। तो नाउ लेट्स जस्ट अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट इन रियल एग्जांपल। हमें काउंट करना है कि हाउ मेनी टाइम्स अ यूजर विजिट्स अ पेज। ठीक है, ये भी एक काउंट है जो डेटाबेस के अंदर रखा जाता है। सो ये कैसे काउंट किया जाएगा कि कोई यूजर कितनी बार पेज विजिट कर रहा है, तो द मेथड इज हिट काउंटर। ओके, इसका एग्जांपल समझते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टोर कर रहे हैं काउंटर को। किसको स्टोर कर रहे हैं, काउंटर को स्टोर कर रहे हैं एंड बेसिकली सेशन के अंदर ही हम इसको स्टोर कर रहे हैं एंड ये इंक्रीज होगा एवरी टाइम यूजर विजिट्स इट। ओके, तो बेसिकली अगर यहाँ पर देखो एग्जांपल, पेज 1, पेज 2, पेज 3 कितने यूजर्स ने विजिट किया, टोटल कितने बार व्यू हुआ ये पेज, दैट इज द काउंट। तो ये सारे काउंट्स हम लोग कैसे देख रहे होते हैं, तो थ्रू द हिट काउंटर। ओके, तो बेसिकली यूजर ने पेज को ओपन किया, सेशन चेक हुआ, अगर कोई काउंट नहीं है तो काउंट को बाय 1 इंक्रीमेंट कर दिया एंड अगर एग्जिस्ट करता है काउंट तो अगेन काउंट को इंक्रीज करने का काम हमने किया एंड देन वी शो द अपडेटेड काउंट व्हेनेवर व्यूड। ओके, तो ये एक सिंपल सी स्टोरी है हिट काउंटर के पीछे। अगर क्वेश्चन आता है तो नथिंग लाइक दैट
दैट कि कुछ ये बड़ी सी चीज है, ये जस्ट एक काउंटर है जो कि एक यूजर पर्टिकुलर पेज को कितनी बार विजिट कर रहा है उसका काउंट स्टोर करता है। बस इंपॉर्टेंट बात याद रखने की ये है कि वो काउंट आपके सेशन के अंदर ही स्टोर हो रहा होता है। तो इसका देखो कोड एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। सेशन जैसे क्रिएट होता है वैसे ही क्रिएट हुआ है, http सेशन इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन। ओके, इसके बाद आपका आपने हिट काउंट नाम का एक इंटीजर वेरिएबल जो है यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, एंड उसके अंदर आप गेट एट्रीब्यूट यानी कि काउंट को स्टोर करने वाले हो। मतलब यहाँ पर आप रीड करोगे प्रीवियस काउंट को फ्रॉम द सेशन। आप क्या कर रहे हो, रीड कर रहे हो प्रीवियस काउंट फ्रॉम द सेशन। अगर काउंट नल है तो उसको क्या कर दो, सेट कर दो बाय 1। ओके, नहीं तो इंक्रीमेंट कर दो, इंक्रीमेंट कर दो उसकी वैल्यू को बाय +1, है ना। और उसके बाद इसी को काउंट वेरिएबल के अंदर सेट कर दो, कौन सी वैल्यू को, हिट काउंट की वैल्यू को। एंड आउट डॉट प्रिंट एलन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर उसको प्रिंट करवाने का काम कर रहे हो। सिंपल। सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द हिट काउंटर। बहुत ज्यादा सिंपल सा, 5 मिनट का भी ये कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन बहुत ज्यादा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आई होप यू गॉट इट। नाउ कुकीज के बारे में समझते हैं गाइस। कुकीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एंड हाउ डज अ वेबसाइट रिमेंबर you even after you close it, the thing is that your cookies। okay, तो यहाँ पर ये सारी cookies क्या होती हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ भी नहीं है, these are the small pieces of data या फिर small text pieces आप इनको बोल सकते हो, जो कि एक क्लाइंट ब्राउजर के अंदर स्टोर होते हैं to identify returning users across the request। okay, तो cookies क्या है, एक छोटा सा piece of data है या piece of text आप इनको बोल सकते हो, जो ब्राउजर में स्टोर होते हैं एंड हमेशा ये यूज किए जाते हैं टू आइडेंटिफाई द रिटर्निंग यूजर्स। ओके, तो जैसे कुकी का फ्लो है, यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी। ये क्लाइंट है, ये सर्वर है। तो क्लाइंट ने फर्स्ट टाइम पेज को एक्सेस किया। ओके, क्लाइंट ने फर्स्ट टाइम पेज को एक्सेस किया मतलब उसने पहली बार कुकी क्रिएट की, है ना। तो कुकी क्रिएट हुई तो फिर यहाँ पर सर्वर ने क्या भेजा, सेशन आईडी को सेंड किया इन कुकी। फिर उसके बाद क्लाइंट ने बंद कर दिया। नेक्स्ट टाइम जब पेज ओपन किया तो वो कुकी सेंड हुई दैट हैज द सेशन आईडी, एंड इससे रिस्पॉन्ड बैक होता है विद योर डेटा। सिंपली सर्वर ने क्या किया, कुकी क्रिएट की एंड ब्राउजर को सेंड की, ब्राउजर ने उसको स्टोर किया। नेक्स्ट रिक्वेस्ट जब होगी तो वही ब्राउजर उस कुकी को वापस से सेंड करेगा। समझ में आ गई बात, कुछ भी नहीं है। वापस से आई एम रिपीटिंग, ध्यान से सुनो। सर्वर जैसे ही क्लाइंट फर्स्ट टाइम पेज एक्सेस करता है, सर्वर क्या करता है, कुकी क्रिएट करता है। और वो कुकी क्रिएट करके कैसे भेजता है, किसको भेजता है, क्लाइंट को भेजता है, यानी ब्राउजर को भेजता है। फिर वो ब्राउजर उसको स्टोर करने का काम करता है। जब भी ब्राउजर में या क्लाइंट जो है नेक्स्ट रिक्वेस्ट भेजेगा ऑन द सेम पेज, तो ब्राउजर क्या करेगा, कुकी को ही भेजेगा वापस सर्वर के पास। फाइन, अब कुकी के ऑपरेशन समझ लेते हैं। कुकी के ऑपरेशंस हैं क्रिएट, रीड एंड डिलीट, है ना। तो अगर हमें क्रिएट करना है कुकी को तो हम कैसे करते हैं, तो देखो यहाँ पर कुकी है, ck इज इक्वल टू न्यू कुकी, एंड हमने एलिस नाम का यूजर नेम यहाँ पे क्रिएट किया है। तो यहाँ पर क्रिएट हुई एंड ये जो कुकी है ये कहाँ पर सेंड होनी चाहिए, ये ब्राउजर को सेंड होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये कुकी ऐड हो गई। डॉट ऐड कुकी से ये ब्राउजर को रिस्पॉन्स में सेंड हो रही है, देख लो रिस्पॉन्स में सेंड हो रही है। तो यहाँ पर क्या हुई, क्रिएट हुई एंड यहाँ पर क्या हो गई, सेंड हो गई। समझ में आ रही है बात, कहां पर सेंड हुई, टू ब्राउजर, कहां पर सेंड हुई, टू ब्राउजर इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स। अब आपने क्या किया, अब आपने उस कुकी के अंदर ये आपने सेट कर दिया कि कुकी कब तक रहनी चाहिए, इट मस्ट लिव फॉर 1 डे। तो आपने ऐसे इसको डिफाइन कर दिया, ठीक है, 60 मिनट 60 सेकेंड्स एंड 24 आवर्स समथिंग लाइक दैट, मल्टीप्लाई करके मतलब ये टोटल है 1 डे का। ओके, अब आपको रीड करना है कुकीज, तो रीड कैसे करोगे आप, तो कुकी का आपने एरे जो है वो रिटर्न करना है। तो सारे एरेज रिटर्न होंगे क्योंकि एक ही कुकी नहीं होगी। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज फंक्शन से आपको सारी करंट अवेलेबल कुकीज जो है रिटर्न हो जाएंगी। कुछ नहीं, आपको यहाँ पर लूप चलाना है, सारे कुकीज को यहाँ पे प्रिंट करना है बाय यूजिंग गेट नेम एंड गेट वैल्यू। समझ में आ गई बात, आई होप यू गॉट इट। ये गेट नेम है एंड ये वैल्यू है, एंड इसी फॉर्मेट में आपको रीड होके कुकीज प्रिंट होके मिल जाएंगी, है ना। चलो क्रिएट हो गई, आपने सेट भी कर दिया, आपने रीड भी कर लिया। अब डिलीट करना है तो कुछ नहीं, डिलीट के लिए आप यहाँ पर क्या करते हो, आप न्यू कुकी क्रिएट करते हो, यूजर नेम के अंदर वैल्यू नल कर देते हो, मैक्स एज को वैल्यू एक्सपायर 0 कर देते हो, जो कि एक्सपायर हो जाएगी इमीडिएटली आफ्टर दिस पर्टिकुलर टाइम स्पैन गॉट एक्सपायर्ड। ओके, एंड रिस्पॉन्स डॉट एड कुकी के अंदर आप ये डिलीट हुई भी कुकी ऐड कर दोगे। सो दिस इज हाउ द कुकी गेट्स डिलीटेड ऑटोमेटिकली। एंड आई होप आपको फंक्शन समझ में आ गया है, क्रिएट कैसे होना है। सबसे इजी है भाई, इससे ज्यादा इजी कुछ हो ही नहीं सकता। बस आपको ये फंक्शन याद रखने, देखो कुकी वाले से आपने कुकी यहाँ पे जनरेट कर दी, रिस्पॉन्स डॉट एड कुकी से आपने इसको सेंड कर दिया टू द ब्राउजर। आपको उसकी कुछ लिमिट सेट कर दी है, तो सेट मैक्स एज से आपने उसको सेट कर दिया। उसके बाद आपने रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज से रीड कर लिया एंड सारे आप ऐसे प्रिंट
प्रिंट करा सकते हो. दिस इज हाउ इट गोज. एंड डिलीट के लिए कुछ नहीं, नल वैल्यू को यहाँ पर असाइन कर दिया, एक्सपायर हो जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये 0 हो जाएगा एंड आपने उसको ऐड कर दिया इनटू द रिस्पॉन्स. ठीक है, ये कुकी के मेथड जो अभी हमने देखे, सेट मैक्स एज के अंदर आप सेकंड्स करते हो, 0 करना है यानी जैसे ऊपर किया, इसका मतलब डिलीट कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, डिलीट करना चाह रहे हो. -1 किया यानी कि ये सेशन कुकी है. पॉजिटिव यानी परसिस्ट ड्यूरेशन है उस पर्टिकुलर की, जैसे अभी हमने ऊपर यहाँ पर ये डिफाइन किया, तो ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये कुछ ड्यूरेशन, कुछ लिमिट सेट हुई हुई है. ओके, उसके बाद यहाँ पर गेट नेम से आप रिटर्न करते हो कुकी नेम, गेट वैल्यू से आप रिटर्न करते हो कुकी वैल्यू. यहाँ पर किया है ना, गेट नेम और गेट वैल्यू. बहुत ज्यादा सिंपल से कुकी मेथड्स थे. एडवांटेज कुकी का है कि ये सिंपल है एंड ये क्लाइंट साइड यानी कि ब्राउजर पे मेंटेन होता है ना, क्लाइंट साइड यानी ब्राउजर पे मेंटेन होता है. और डिसएडवांटेज ये है कि अगर कुकी डिसेबल्ड हो गई तो सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट बचता है, कुछ भी और बचता नहीं है. ओके, नाउ कुकीज के बारे में समझ लिया, सेशंस के बारे में समझ लिया, हिट काउंटर वगैरह हमने अच्छे से देख लिए, जो बेसिक बेसिक चीजें. नाउ विल कम ओवर सम एडवांस्ड टॉपिक्स बट वेरी यूजफुल फीचर्स ऑफ सर्वलेट्स. एंड इसके वजह से मतलब दिस हेल्प अस इन सेशन ट्रैकिंग, नेविगेशन और रिक्वेस्ट हैंडलिंग के लिए. तो बहुत इजीली समझ लेते हैं. सबसे पहला है आपका यहाँ पर यूआरएल रीराइटिंग. तो यूआरएल रीराइटिंग का मतलब क्या है भाई, यहाँ पर इसका मतलब है आप डेटा को सेंड कर रहे हो थ्रू द यूआरएल इटसेल्फ. डेटा को आप कैसे सेंड कर रहे हो, थ्रू द URL itself. It appends a session token to URLs, works even when the cookies are disabled. ठीक है, कुकीज अगर डिसेबल्ड हैं तब भी ये वर्क करेगा. आई होप यू गॉट इट. तो यहाँ पर कुछ नहीं है, बस आपको मतलब नाम से याद रखना है कि जो आपका डेटा है वो सेंड होगा थ्रू URL ओनली. जब भी आपकी अब ये जरूरत क्यों है मुझे बताओ URL रीराइटिंग की, तो ऑब्वियस सी बात है जब आपकी कुकीज डिसेबल्ड होती हैं, है ना, विच स्टिल नीड टू ट्रैक यूजर्स, सो हम क्या करते हैं, उनका डेटा यूआरएल को ही अटैच कर देते हैं. तो हमेशा यूआरएल रीराइटिंग कब काम करेगा, जब आपकी कुकीज डिसेबल्ड होंगी तब, जब आपकी कुकीज डिसेबल्ड होंगी तब. क्लियर हो गई बात. अब यहाँ पर क्या है, इसका फ्लो कैसे है, काम कैसे करता है. तो अगर यूजर ने रिक्वेस्ट को सेंड किया, ठीक है, ये यूजर है, यूजर ने क्या किया, रिक्वेस्ट सेंड की, रिक्वेस्ट सेंड की, तो सर्वर क्या करेगा, जब सर्वर रिस्पॉन्स भेजेगा ना, तो वो रिस्पॉन्स जो सर्वर है उसके रिस्पॉन्स के जो यूआरएल है उसके अंदर डेटा अटैच होगा. और नेक्स्ट टाइम जब भी रिक्वेस्ट जो आपका रिसीवर है वो सेंड करेगा, सॉरी रिक्वेस्ट यानी क्लाइंट जो है वो सेंड करेगा, तब नेक्स्ट रिक्वेस्ट हमेशा वो पर्टिकुलर डेटा को कैरी कर ही जाएगी, है ना, यानी डेटा भी होगा एंड प्लस जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट है वो भी होगी सर्वर के पास. तो ऐसे आपका यूआरएल रीराइटिंग काम करता है, जिसकी वजह से पुराना जो आपका डेटा होगा वो भी वापस से रिक्वेस्ट के साथ सेंड हो रहा होता है. तो कुकीज यहाँ पर आपकी डिसेबल्ड होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है. कोड क्या है, कोड के अंदर हम देख रहे हैं कि हम कैसे सेंड कर रहे हैं डेटा. तो सबसे पहली बात, नेम वेरिएबल के अंदर हमने क्या कर दिया, गेट पैरामीटर यूजर को स्टोर कर लिया. वी अपेंडेड व्हाट, यूजर नेम. अब यहाँ पर हमें अगर अपेंड करना है यूजर नेम को, तो बेसिकली हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड डायरेक्ट का यूज करेंगे एंड वेलकम यूजर नेम, ये जो यूजर होगा उसका नेम ऐड करके यहाँ पर हम भेज देंगे. ये जो नेम है ना, ये नेम कहाँ पर आया है, ये यहाँ पर आया है. क्लियर है, दैट्स इट. वेलकम यूजर नेम के अंदर हम लोग इस यूजर नेम में नाम शो कर रहे होंगे. फाइन. अब उसके बाद रीडिंग डेटा, रीड करना है हमें, तो सर्वलेट रीड करेगा. कहाँ से रीड करेगा, हम यूआरएल से सेंड कर रहे हैं तो यूआरएल से ही रीड करेगा, राइट. तो कुछ नहीं है यहाँ पर, सेम टू सेम ऊपर जैसा है वैसा ये यूजर यहाँ पर लिया है, बस यहाँ पर आउट डॉट प्रिंट एलन करके हम यहाँ पर वेलकम प्रिंट करवा देंगे उस पर्टिकुलर यूजर का नाम जो कि हमने ऊपर सेंड करा होगा. ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस. इसकी एडवांटेज यही है कि ये विदाउट कुकीज काम करता है, ब्राउजर इंडिपेंडेंट है और कोई एक्स्ट्रा फॉर्म सबमिशन रिक्वायर्ड भी नहीं है. डिसएडवांटेज ये है कि इट ओनली वर्क्स विद द हाइपरलिंक्स. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट डेटा होता है एंड वो डेटा विजिबल होता है यूआरएल के अंदर, तो कोई हिडन चीज नहीं है, सारी की सारी चीजें विजिबल है, आपको ओपनली शो होंगी. फाइन, तो ये था आपका. बाकी ये आपका देख लो, ये क्या है, HTML फॉर्म के बारे में, URL रीराइटिंग का मैं बता रही थी. तो कुछ नहीं, सर्वलेट 1 से यहाँ पर आप गए, सर्वलेट 1 से आपने वेलकम यूजर प्रिंट करवाया एंड जैसे विजिट हो जाता है तो वापस आप सर्वलेट 2 पर जाते हो. तो ये फॉर्म का सिस्टम है, आप यहाँ पर इसको समझ सकते हो कि अलग अलग सर्वलेट आप कैसे यूज करते हो उसका बताया जा रहा है. सिंपली आप यहाँ पर ये चीज को याद रखो. अभी हमने जो देखा URL रीराइटिंग, हिडन फॉर्म फील्ड्स, कुकीज, HTTP सेशन, तो बेसिकली URL का क्या है, प्रोस यही है, वर्क्स विदाउट कुकीज, ये लेस सिक्योर है,
कॉन्स के अंदर आ जाता है एंड सारा सेशन आईडी वगैरह एक्सपोज हो जाता है यूआरएल के अंदर। हिडन फॉर्म फील्ड्स के अंदर ये सिंपल टू इम्प्लीमेंट है, डेटा सिर्फ सेंड होता है ओनली ऑन द फॉर्म सबमिशन। ओके, कुकीज जो है ये सारे सेशन डेटा को स्टोर करती हैं ऑन द क्लाइंट साइड। ओके, यूजर्स आपके कुकीज डिसेबल कर सकते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है ऑन द सर्वर साइड। HTTP सेशन की बात करें तो ये काफी ज्यादा सिक्योर एंड इजीएस्ट टू यूज है, बट इसका कॉन्स ये है कि यहाँ पर ये सर्वर मेमोरी को यूज कर रहा होता है। ओके, हिडन फॉर्म फील्ड्स वगैरह के बारे में जो हमने देखा वो यहाँ पर देख लो, ये कुछ नहीं है, सर्वलेट की कैपेबिलिटीज है। ठीक है, सर्वलेट की क्या है, कैपेबिलिटीज है, बहुत ज्यादा सिंपल वे में आई एक्सप्लेन यू। तो यहाँ पर हिडन फॉर्म फील्ड्स यानी कि वी कैन स्टोर हिडन डेटा इनसाइड फॉर्म्स विदाउट शोइंग इट टू द यूजर। ओके, यूजर को दिखाने से अच्छा है हम उसको हिडन फॉर्मेट में क्या कर लेते हैं, डेटा को स्टोर कर लेते हैं। तो इसका टाइप हम क्या कर रख देते हैं, टाइप को हिडन रख देते हैं, बाकी कुछ नहीं, इनपुट में सब चीजें एज इट इज है, टाइप में हमने क्या कर दिया, हिडन कर दिया। इसका मतलब यूजर उसको देख नहीं सकता, बस कौन रीड कर सकता है, सर्वलेट उसको रीड कर सकता है, बस इतना याद रखो। फिर आपके पास आता है रिक्वेस्ट डिस्पैचर। रिक्वेस्ट डिस्पैचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज यूज्ड टू ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम वन सर्वलेट टू अदर। ओके, मैं इधर लिख देती हूँ, used to transfer control, okay, from servlet 1 to servlet 2 या फिर from one servlet to other servlet। समझ में आ रही है बात? कंट्रोल को सेंड करने के लिए आपका रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज होता है। देख लो आपका फॉरवर्ड रिक्वेस्ट कैसे हो रही है टू अनदर सर्वलेट और जेएसपी। सबसे पहली बात यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर का आप यूज कर रहे हो, रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, है ना। तो यहाँ पर आपने क्या किया, स्लैश नेक्स्ट, यानी कि जहां पर आपको शेयर करना है, जहां पर आपको फॉरवर्ड करना है, उस फॉरवर्ड का एड्रेस आपने लिख दिया और rd.forward में आपने रिक्वेस्ट को शेयर कर दिया। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर आपका ट्रांसफर किसका हो रहा है, रिक्वेस्ट का ट्रांसफर हो रहा है टू अनदर रिसोर्स दैट इज द सेम रिक्वेस्ट। ओके, यहाँ पर आपके पास बेसिकली ये जो rd.forward है इससे फॉरवर्ड हो गया। फिर यहाँ पर आप इंक्लूड कर रहे हो, इंक्लूड करना मतलब आप इंक्लूड कर रहे हो आउटपुट को ऑफ द अनदर रिसोर्स। ओके, तो फॉरवर्ड यानी कि सिंपल फॉर्मेट में फॉरवर्ड यानी कि आप ट्रांसफर कर रहे हो और इंक्लूड यानी कि आप ऐड कर रहे हो। समझ में आ गई बात? दैट्स इट। ये है आपका रिक्वेस्ट डिस्पैचर जिसमें फॉरवर्ड और इंक्लूड फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपके पास सेंड रीडायरेक्ट। सेंड रीडायरेक्ट है, सेंड रीडायरेक्ट यानी कि आप यहाँ पर रीडायरेक्ट करते हो जो आपके यूजर ने डेटा सेंड करा है टू अ न्यू यूआरएल। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड। यहाँ पर मैं इसको लिख देती हूँ सिंपल फॉर्मेट में। ये क्या करता है, रीडायरेक्ट sends user to a new URL, okay, to a new URL। तो न्यू URL पे सेंड करना है, रीडायरेक्ट करवाना है, तो कुछ नहीं है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट फंक्शन का यूज करके उस URL को ऐड कर दो जहां पर क्लाइंट को हमें रीडायरेक्ट करवाना है ना। होता है ना, एक पेज से दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट करवाना होता है, तो इस फंक्शन का यूज होता है। बाकी सर्वलेट फीचर्स की अगर हम बात करें तो सर्वलेट फिल्टर्स या क्या होते हैं, फिल्टर्स आर यूज टू प्रोसेस रिक्वेस्ट बिफोर एंड आफ्टर सर्वलेट। ओके, इनको हम क्यों यूज करते हैं फिल्टर्स को, फिल्टर्स आर यूज्ड टू process request before and after। okay, before and after सर्वलेट। समझ में आ रही है बात? दिस इज द थिंग। यहाँ पर आपका क्या है, आप यहाँ पर एक मिनट में आपको डायग्राम ही दिखाती हूँ, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल। अगर फिल्टर्स नहीं है ना, फिल्टर्स नहीं है तो नॉर्मल आपका ऐसे काम करेगा, क्लाइंट है, वेब लिसनर, सर्वलेट कंटेनर और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सेंड हो जाते हैं थ्रू सर्वर। अगर फिल्टर्स हैं तो सेम फॉर्मेट में देख लो कितने सारे फिल्टर्स यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर ये हमेशा सर्वलेट से पहले रन होते हैं, आप मॉडिफाई कर सकते हो यहाँ पर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को। एंड यहाँ पर ये यूज किस लिए होते हैं, ये यूज होते हैं लॉगिन के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए इन फिल्टर्स का यूज किया जाता है। समझ में आ रही है बात? काफी ज्यादा आप इसको एज अ सिक्योरिटी समझ सकते हो। ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए इनको यूज किया जाता है। ये इनका एग्जांपल है, देख लो। इतना वैसे भी नहीं पूछा जाएगा अगर कोड के फॉर्मेट में है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर लॉग फिल्टर नाम की क्लास क्रिएट कर रही है एंड यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं थ्रू द फिल्टर, है ना। उसके बाद आपके पास यहाँ पे डू फिल्टर है जिसमें आप सर्वलेट रिक्वेस्ट देख रहे हो, सर्वलेट रिस्पॉन्स ऐड कर रहे हो और फिल्टर चेन का चेन ऐड कर रहे हो। बस यहाँ पर आपने प्रिंट करवा दिया रिक्वेस्ट रिसीव्ड एंड दैट्स इट, आपने इसको पास कर दिया टू द नेक्स्ट, है ना। तो अगेन आई विल से फिल्टर क्या है, कुछ भी नहीं है, एक रिक्वेस्ट की तरह, मतलब एक सिक्योरिटी आप समझ सकते हो जो कि सर्वलेट में जाने से पहले रन करता है। उससे पहले आप रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एडिट कर सकते हो, यहाँ पर मॉडिफाई हो सकते हैं यूजिंग फिल्टर्स एंड इट इज यूज्ड फॉर लॉगिन और ऑथेंटिकेशन। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस थिंग। एंड ये था आपके सर्वलेट फिल्टर्स के बारे में।
अब डेटा स्टोरेज कैसे होता है सर्वलेट्स में, है ना, ये भी पता होना जरूरी है। तो डेटा कैसे स्टोर होगा सर्वलेट्स के अंदर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं जो कि डिफरेंट लेवल्स पर स्टोर होते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ लॉन्ग वी नीड देम, ओके, कितनी ज्यादा टाइम के लिए हमें उन्हें चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ टाइम उनको कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लो, आपके पास है रिक्वेस्ट स्कोप, ये स्कोप है, ऑब्जेक्ट कौन सा यूज हुआ है, उसका लाइफ टाइम जो इंपॉर्टेंट है, और उसका यूज केस। तो सबसे पहले है रिक्वेस्ट स्कोप। तो रिक्वेस्ट स्कोप में जो डेटा है वो रहता है ओनली फॉर वन रिक्वेस्ट, यानी कि सिंगल रिक्वेस्ट के लिए। इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, हम इसको यूज करते हैं फॉर फॉरवर्ड और इंक्लूड डेटा, जो अभी हमने देखा था। एंड यस, इसकी जो रिक्वेस्ट होती है वो टेम्पररी होती है, ठीक है। अगर आपको फॉरवर्ड इंक्लूड में डेटा पास करना है तो रिक्वेस्ट स्कोप का ही यूज होता है। एंड अगेन ये क्या है, टेम्पररी है। क्या है ये, टेम्पररी। उसके बाद है आपके पास सेशन स्कोप। सेशन स्कोप के लिए डेटा जो है वो रहता है जब तक यूजर का सेशन ऑन रहेगा, एक्टिव रहेगा, तब तक उसका डेटा जो है वो रहता है। ऑब्जेक्ट HTTP सेशन है, आप इसको यूज कर सकते हो लॉगिन स्टेट और शॉपिंग कार्ट के लिए, ठीक है। और ये सेशन क्या होता है, ये पर यूजर क्रिएट होता है। क्या होता है, ये पर यूजर क्रिएट होता है। फिर है आपके पास एप्लीकेशन स्कोप। एप्लीकेशन स्कोप में डेटा जो है वो शेयर्ड होता है अक्रॉस एंटायर एप्लीकेशन, है ना। तो यहाँ पर सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ये स्टोर हो रहा होता है, एंड इसकी लाइफ टाइम, ऐप लाइफ टाइम तक इसका स्कोप रहता है। शेयर्ड काउंटर्स और कॉन्फ़िग वगैरह इसके अंदर आप यूज कर सकते हो, बेसिकली इसके लिए ये यूज होता है। एंड एप्लीकेशन है तो बेसिकली इसको आप ग्लोबल कंसीडर कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए रहता है। देन डेटाबेस स्कोप है। डेटाबेस स्कोप के अंदर आपका परमानेंट स्टोरेज हो रहा होता है, जिसमें JDBC प्लस MySQL ऑब्जेक्ट का यूज होता है। एंड डेटाबेस है तो ऑब्वियसली भाई ये परमानेंट वाली चीज है, यूजर रिकॉर्ड्स एंड ऑर्डर्स वगैरह स्टोर करने के लिए यूज होता है, मतलब कि ये फॉरएवर वाला लाइफ टाइम है इसका। आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। तो ये 4 स्कोप याद रख लो, अगर आपको डेटा स्टोरेज के ऊपर क्वेश्चन आता है इन सर्वलेट्स तो आप इसको यूज कर सकते हो। रिक्वेस्ट स्कोप है, सेशन स्कोप है, एप्लीकेशन स्कोप और डेटाबेस स्कोप। फाइन। एप्लीकेशन स्कोप क्या है, यहाँ पर इसके बारे में डिटेल लिख दी है। इफ वी वांट टू शेयर डेटा बिटवीन ऑल द सर्वलेट्स ना, तब हम क्या यूज करते हैं, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मैंने क्या बताया आपको, एप्लीकेशन में हम ग्लोबल स्टोर करते हैं, तो बेसिकली इस डेटा को हम लोग ग्लोबल सेव करने वाले हैं। तो इसके विजिट काउंट हमने डिफाइन कर दिया है बाय 100। तो 100 सारे आपके जो डेटा है वो इसके अंदर स्टोर रहेंगे, एंड दिस विल बी एक्सेसिबल फ्रॉम एनी ऑफ द सर्वलेट। सर्वलेट ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी पर्टिकुलर सर्वलेट में ये एक्सेस होगा, किसी भी सर्वलेट से आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ये इसकी खासियत है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ग्लोबल, ओके। That's why it is called as global. I hope you got it now. बस इसके इस एप्लीकेशन स्कोप के बारे में इतना ही याद रखो कि जो डेटा है वो सारे के सारे यूजर्स के साथ शेयर होता है, एंड इट मस्ट बी हैंडल्ड केयरफुली, ओके। नाउ सर्वलेट कॉन्करेंसी की बात करें तो हर एक सर्वलेट, वन सर्वलेट मेनी यूजर्स हो सकते हैं, एंड उसके मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं, है ना। तो सर्वलेट क्या करता है, मल्टीपल थ्रेड्स को क्रिएट करता है फॉर मल्टीपल यूजर्स। तो सर्वलेट कॉन्करेंसी के अंदर हम लोग किसका कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होते हैं, थ्रेड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा होता है। तो अगर एक सर्वलेट है तो बहुत सारे थ्रेड्स उसके हो सकते हैं मल्टीपल यूजर्स होने की वजह से, एंड इंस्टेंस वेरिएबल्स जो है वो शेयर्ड होते हैं, लोकल मेथड वेरिएबल्स वो सेफ रहते हैं। अब इसके बोलने का मतलब है कि जो सर्वलेट है वो क्या करता है, मल्टीपल थ्रेड्स को क्रिएट करता है फॉर मल्टीपल यूजर्स, बट सारे थ्रेड आप सेम ऑब्जेक्ट के साथ शेयर करते हो। क्या करते हो, आप सारे थ्रेड्स को शेयर करते हो टू द सेम ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपने क्या करना है, मैं इसको आपको एक सेकंड में समझाती हूँ, अभी के लिए ये देखो, यहाँ पर थ्रेड अनसेफ एग्जांपल है और यहाँ पर थ्रेड सेफ एग्जांपल है। तो थ्रेड अनसेफ के अंदर यहाँ पर जो वेरिएबल है वो शेयर होता है बाय ऑल द थ्रेड्स। तो बेसिकली काउंट 0 हमने यहाँ पर कर दिया, मतलब इट इज अनसेफ, इज शेयर्ड बिटवीन ऑल द थ्रेड्स, सारे के सारे थ्रेड्स के बीच में ये शेयर हो रहा होगा। अगर आपने थ्रेड को क्या कर दिया है, इनिशियलाइज कर दिया है बाय 0, ओके। तो अगर दो यूजर्स सेम टाइम पे अपडेट कर रहे हैं तो रॉन्ग वैल्यू अपडेट हो सकती है ड्यू टू रेस कंडीशन, ओके। तो यहाँ पर जो शेयर डेटा है वो यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, डेंजर हो सकता है। देख लो यहाँ पर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, काउंट हमने इनिशियलाइज कर दिया है। अब यही थ्रेड, यही पर्टिकुलर थ्रेड एक से ज्यादा यूजर्स यूज कर रहे हैं, तो अगर दो लोगों ने एक साथ अपडेट करने का ट्राई किया तो ऑब्वियसली काउंट के अंदर आपका इंक्रीमेंट हो सकता है गलत, एंड दैट्स व्हाई ये अनसेफ एग्जांपल है थ्रेड का। समझ में आ गई बात। अब थ्रेड सेफ सोल्यूशन क्या है, सेफ सोल्यूशन ये है कि आप एक थ्रेड को एग्जीक्यूट करो एट अ टाइम, है ना। यहाँ पर आपने इसको प्राइवेट रखा, इंट काउंट को यहाँ पर आपने 0 कर दिया, है ना। बाकी सारी चीजें सेम है, देख लो HTTP सर्वलेट से हम इसको पहले सर्वलेट, इस काउंटर क्लास को पहले सर्वलेट कर रहे हैं, उसके बाद हमने इसको प्राइवेट रखा है, एंड सिंक्रोनाइज्ड वॉइड का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हमने सिंपल वॉइड का यूज किया, यहाँ पर हम लोग सिंक्रोनाइज्ड वॉइड का यूज करेंगे। डू गेट फंक्शन है हमारे पास, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, एंड जब यहाँ पर हम काउंट प्लस प्लस करेंगे, नाउ द थ्रेड इज सेफ।
ओके क्यों? क्योंकि हमने सिंक्रोनाइज्ड वर्ड का यूज किया, यानी कि ओनली वन थ्रेड विल एग्जीक्यूट एट अ टाइम। यहाँ पर अगर सिंपल वर्ड रखते तो एट अ टाइम एक से ज्यादा रिक्वेस्ट आपकी यहाँ पर इस फंक्शन में आ सकती थी, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल यूजर्स एंड मल्टीपल आएंगे। लेकिन अगर हमने सिंक्रोनाइज रखा तो फिर एक टाइम पे एक ही रिक्वेस्ट यानी एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट होगा। ओके तो यहाँ पर हमने लोकल वेरिएबल्स का यूज किया है इंस्टेड ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल्स। ओके सो बस इतनी बात आपको याद रखनी है, एंड दिस इज द थ्रेड सेफ एग्जांपल। बाकी ये है आपका लोकल जो है वो सेफ है, और जो शेयर्ड हमने रखा था ऊपर वो रिस्की है। ओके बाकी ये आप डायग्राम बना के दिखा सकते हो। ये देखो काफी सारे थ्रेड्स हैं जो यूज होते हैं सर्वलेट की लाइफ साइकिल में। सर्विस ही एक पोजीशन है जहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही होती है, तो सारे थ्रेड्स यहाँ पर आपके इस बीच में काम करते हैं, सर्वलेट कंटेनर और सर्वलेट के बीच में काम करते हैं। समझ में आ गई बात? ओके बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि लोकल वेरिएबल्स का यूज करो इंस्टेड ऑफ रिक्वेस्ट स्पेसिफिक, एंड सिंक्रोनाइज करो ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। फाइन। नाउ डेटाबेसेस है आपके पास जिसमें माई एसक्यूएल और जावा सर्वलेट्स हैं। ओके तो डेटाबेसेस के अंदर हमें क्या पढ़ना है? बेसिकली डेटाबेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपके वेबसाइट की, है ना। हमने अभी तक समझा कि डेटा को टेम्पररीली कैसे हैंडल किया जाए, बट रियल एप्लीकेशंस के अंदर आप डेटा परमानेंटली स्टोर करते हो, जैसे यूजर अकाउंट्स हो गए, ऑर्डर्स हो गए, एक्सेट्रा। सो नाउ लेट्स कनेक्ट सर्वलेट विद द डेटाबेस। अब आप क्या करोगे? सर्वलेट को डेटाबेस से कनेक्ट करने का काम कर रहे हो। तो सर्वलेट जो है वो क्या करता है? रिक्वेस्ट हैंडल करता है। फिर डेटाबेस जो है वो बेसिकली क्या करता है? उस डेटा को स्टोर करता है। सर्वलेट वापस से डेटा को फेच करने का काम करता है, और फिर रिक्वेस्ट को जो है ना रिस्पॉन्स फॉर्मेट में सेंड कर रहा होता है ना। तो बेसिकली अगर मैं आपको स्टोरी समझाऊं तो क्या है? रिक्वेस्ट आपने सर्वलेट को भेजी, है ना, यूजर ने रिक्वेस्ट को सेंड किया, सर्वलेट ने उसको रिसीव किया। अब सर्वलेट क्या करेगा? डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेगा। जेडीबीसी यूज होता है डेटाबेस कनेक्शन के लिए। फिर जो आपकी क्वेरी होगी वो एग्जीक्यूट होती है, फिर आपको वो रिजल्ट फॉर्मेट में मिलती है, एंड फिर आप जो है उस डेटा को रिस्पॉन्स फॉर्मेट में भेज रहे होते हो। ठीक है तो रिस्पॉन्स आपके जेएसपी फाइल से भी जा सकता है, लेकिन सिंपल आप रखो, आप रिस्पॉन्स को ब्राउजर को सेंड कर रहे हो, एंड रिपीट कर सकते हो आप इसको बार बार जितनी मर्जी आपकी क्वेरी होंगी उतनी बार। ठीक है तो ऐसे आपका फ्लो चलता है। किसका फ्लो चलता है? आपके डेटाबेस कनेक्शन का। तो यहाँ पर अगर मैं आपको MySQL डेटाबेस का सेटअप समझाऊं तो वो सेटअप ऐसा है। देखो कुछ भी नहीं है, आपको अगर एसक्यूएल आती होगी तो ये एकदम सिंपल से आपको लगने वाला है। यहाँ पर आप सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करते हो, टेबल क्रिएट करते हो। आपने डेटाबेस क्रिएट किया, दैट इज डेटाबेस 1, एंड अब आप उसको यूज कर रहे हो। फिर आप टेबल क्रिएट कर रहे हो जो कि एम्प्लॉय नाम है उसका, एंड उस टेबल के अंदर इंटीजर और वैरचर ये आपके टाइप हो गए जो आपने आईडी और नेम के लिए दिए। ठीक है आपने आईडी और नेम ये दो कॉलम्स डिफाइन कर दिए। अब उसके बाद आप क्या कर रहे हो? यहाँ पर आपने आईडी और नेम ये दो कॉलम्स का टेबल बना दिया। ठीक है टेबल बना दिया, फाइन, टेबल बना दिया। अब आपने इसके अंदर इंसर्ट कर दी दो वैल्यूज, एक वैल्यू है 101, एक वैल्यू है 102, है ना। एक वैल्यू उसका नेम है एलिस और यहाँ पर जो नेम है वो है बॉब। फाइन समझ में आ गई बात? तो ये टेबल हमने क्रिएट कर दिया, दैट्स इट। अब आपने यहाँ पर क्रिएट कर दिया, इंसर्ट कर दिया। अब ऐसे आपने डेटाबेस को सेट कर दिया। अब आपको जेटीबीसी सर्वलेट को करना पड़ेगा ताकि वो फेच कर पाए सारे के सारे रिकॉर्ड्स को, कहाँ से? डेटाबेस से। तो यहाँ पर आपने क्या किया? सबसे पहले इंपोर्ट करने का काम किया, इनपुट आउटपुट के साथ एक्सक्यूएल को, सर्वलेट एचटीटीपी, ये तीन तो हमारे थे ऑलरेडी, है ना। ये हमने एक और ऐड किया है एसक्यूएल वाला। समझ में आ गई बात? तो इंपोर्ट हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आपने क्लास क्रिएट करी, कौन सी? फेच सर्वलेट नाम की, एंड उसको सर्वलेट क्लास बना दिया एचटीटीपी सर्वलेट एक्सटेंड करके। उसके बाद आपने डू गेट फंक्शन, देखो डू गेट फंक्शन वही है, एक बार आपने इसका सिंटैक्स याद कर लिया, हमेशा हमेशा इसका काम वही है। अब आप ट्राई कर रहे हो, यहाँ पर क्या है? क्लास फॉर नेम com.mysql jdbc ड्राइवर। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? यहाँ पर आप लोड कर रहे हो MySQL ड्राइवर को। क्या कर रहे हो? आप लोड कर रहे हो MySQL ड्राइवर। सबसे पहले ड्राइवर लोड होगा, उसके बाद आप कनेक्शन क्रिएट करोगे। तो कनेक्शन के लिए यहाँ पर आपका कनेक्शन है ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, एंड आपका पूरा यूआरएल है। ठीक है तो यहाँ पर अब आपका जो मतलब सर्वलेट है वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है यहाँ पर जो है ये क्या होगा? दिस कनेक्ट्स सर्वलेट टू डेटाबेस। ठीक है बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ रहा है। अब आपको स्टेटमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट क्यों क्रिएट करना है? क्योंकि आपको रन करना है ना एसक्यूएल क्वेरीज को। तो एसक्यूएल क्वेरीज रन करने के लिए आपको यहाँ पर स्टेटमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट आपने क्रिएट कर दिया यूजिंग क्रिएट स्टेटमेंट फंक्शन। अब आपको उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, तो कुछ नहीं, रिजल्ट के अंदर आप स्टोर कर लोगे एग्जीक्यूट क्वेरी को, एंड सारी की सारी, जैसे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम EMP, दैट इज EMP हमारी टेबल थी, तो आप क्या करना चाह रहे हो? सारे जो इस टेबल के अंदर वैल्यूज हैं, ये जो टेबल के अंदर वैल्यूज है इनको आप प्रिंट करवाना चाह रहे हो,
तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम EMP करोगे, आई होप आपको SQL आती है, out dot println करके आपने टेबल बना दी एंड नाउ यू आर गोइंग टू प्रिंट दिस। ओके, तो ये प्रोसेस होगा रिजल्ट एंड एट लास्ट आपका जो कनेक्शन है वो क्लोज हो जाएगा, कनेक्शन जो है वो क्लोज हो जाएगा इस पर्टिकुलर फंक्शन से। फाइन, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, बहुत ज्यादा सिंपल है। लोड करो, यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या किया, लोड किया इधर, फिर आपने कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद क्वेरी स्टेटमेंट के अंदर डाली, उसको प्रोसेस किया एंड देन एट लास्ट आपने क्लोज कर दिया किसको, कनेक्शन को। दिस इज हाउ इट वर्क्स। व्हाट वर्क्स, JDBC कनेक्शन। अगर आपको ये JDBC कनेक्शन करना है तो ऐसे करना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कंपोनेंट्स जो कि JDBC क्लास के अंदर होते हैं। तो ये सारी क्लासेस हैं एंड उसका पर्पस, उसका मीनिंग है। ड्राइव मैनेजर का यूज होता है क्योंकि हमें इसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, सिंपल। कनेक्शन का यूज होता है क्योंकि हमें इसको डेटाबेस के साथ लिंक करना है। ओके, स्टेटमेंट का यूज होता है, स्टेटमेंट क्लास का, दैट विल यूज टू एग्जीक्यूट द स्टैटिक SQL यानी SQL क्वेरीज को रन करने के लिए। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज होता है ताकि हमारा जो पैरामीटराइज्ड SQL रहे, यानी कि सेफर SQL है ये। फिर आपके पास रिजल्ट सेट होता है जो कि आउटपुट को स्टोर करने का काम करता है। क्लियर है? तो रिजल्ट सेट जो है वो एक टेबल की तरह है। वी नीड रो बाय रो, ठीक है, हम क्या करते हैं, रो बाय रो रीड करने का काम कर रहे होते हैं। ओके, बाकी ये जो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है इसको हम हमेशा यूज करते हैं टू अवॉइड SQL इंजेक्शन। SQL इंजेक्शन के बारे में पता होगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज कर रहे होते हैं। बाकी जस्ट फॉर योर प्रायर इन्फॉर्मेशन इन JDBC क्लासेस का मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पार्ट ए, दैट इज आपका सर्वलेट। हमने काफी इजीली सारी चीजों को समझा। अब अगर आप बोल रहे होगे भाई JDBC क्या है, एंड ये थ्रेड देखो कहाँ पर काम कर रहा है, ये क्लाइंट है, ये सर्वलेट कंटेनर है। रिक्वेस्ट जब सेंड हो रही है तो रिक्वेस्ट सेंड हो रही है काम है सर्वलेट के अंदर, तो सर्वलेट में जाने से पहले आपका यहाँ पर थ्रेड होता है। ओके, एंड उसी से आपका रिस्पॉन्स भी आ रहा होता है। बाय द वे, मैं आपको बोल रही थी JDBC क्या है, तो JDBC कुछ भी नहीं है, एक API है। क्या है JDBC, आई शो यू। ये जो JDBC है ना, JDBC एक API है जो कि हम यूज करते हैं टू कनेक्ट जावा एप्लीकेशंस विद डेटाबेस, और फिर हम उसमें एग्जीक्यूट करवाते हैं SQL क्वेरीज को। समझ में आ गई बात? तो हमेशा JDBC का यूज किया जाता है ताकि आपकी जो एप्लीकेशंस हैं, जावा एप्लीकेशंस, वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट रह पाए एंड आप कोई भी SQL कमांड उस पर रन कर पाओ। क्लियर हो गई बात? तो ऐसे ये JDBC का मतलब है, हमेशा याद रखो JDBC कुछ चीज अलग नहीं है, ये सिर्फ एक API है। ओके, समझ में आ गई बात? आई होप यू गॉट इट। एंड ये था पूरा सर्वलेट, एंड काफी ज्यादा चीजें हमने सर्वलेट के अंदर देखी। नेक्स्ट हमें XML पढ़ना है, लेकिन एक बार हम लोग जाके वापस देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ लिया सर्वलेट में। सो यस, सर्वलेट्स के अंदर सबसे पहले हमने आर्किटेक्चर पढ़ा। भाई बहुत ज्यादा सिंपल हमने सर्वलेट के बारे में समझा। हमेशा याद रखो सर्वलेट एक जावा क्लास है। ओके, इसका एग्जांपल सर्वलेट कंटेनर का अपाचे टॉमकैट है। इसके एडवांटेजेस देखे, फ्लो समझा भाई, ब्राउजर है, सर्वलेट कंटेनर के पास जाता है, HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और सारे सर्वलेट्स कहाँ बैठे होते हैं, आराम से सर्वलेट कंटेनर के अंदर। एंड यहाँ पर थ्रेड भी होता है, थ्रेड क्रिएट होता है हर सर्वलेट से। एंड डू गेट डू पोस्ट, कौन सा फंक्शन जो है आपका यूज करना है वो डिसाइड आपके सर्वलेट से हो रहा होता है। हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम हमने देखा, सिंपल डायरेक्ट आउटपुट के लिए। अब ये प्रोग्राम आपको एकदम सिंपल लग रहे होंगे क्योंकि हमने इससे एडवांस्ड देख लिया है ना। बाई यूजिंग इनिट मेथड ऑल्सो मैंने आपको ये वाला फंक्शन बता दिया। अब आपके डायनामिक कंटेंट कैसे जनरेट होता है वो भी हमने देखा। डायरेक्टली हम क्या करते हैं, हम दो फाइल बनाते हैं, एक तो HTML फाइल जिसमें हमारा फॉर्म है, और एक हम हमारी फाइल बना रहे होते हैं जिसमें हमारा सर्वलेट फॉर्म की डेटा को रीड करेगा एंड अकॉर्डिंग टू फॉर्म का डेटा आउटपुट मिल रहा होगा, है ना। उसके बाद सर्वलेट लाइफ साइकिल में तो ये तीन चीजें हैं, इनिट, सर्विस और डिस्ट्रॉय। काफी सिंपल से हमने इनिट का भी कोड देखा, सर्विस का, डू गेट डू पोस्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रॉय का हमने देखा, बाकी ये लाइफ साइकिल का ऑर्डर समझ लिया। पैरामीटर डेटा में हमने देखा कि सिंगल पैरामीटर कैसे रीड करना है ना। उसके बाद आपको मल्टीपल वैल्यूज को कैसे रीड करना है, कुछ नहीं है, बस ऊपर वाले जैसा ही है। आपका फंक्शन यहाँ पे गेट पैरामीटर है, यहाँ पर गेट पैरामीटर वैल्यूज है एंड बस लूप लगा दिया है, ठीक है। बट अब आपको सारे पैरामीटर्स को रीड करना है इन्यूमरेशन के साथ, तो सिंपल आपको यहाँ पर गेट पैरामीटर नेम्स का यूज करना पड़ेगा, दैट्स इट। ओके, बाकी हमने सेशंस के बारे में पढ़ा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है सेशंस। क्यों? क्योंकि हमारा HTTP स्टेटलेस है, वो पुरानी चीजों याद नहीं रख सकता, तो हम क्या करते हैं, सेशंस क्रिएट करते हैं ताकि वो कुछ चीजें जो मेन है उनको याद रख सके। तो बेसिकली आपका जैसे ही क्लाइंट जो एक सेशन क्रिएट करता है, एक सेशन ID क्रिएट हो जाती है जो जाती है क्लाइंट के पास, एंड जब भी नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएगी तो वो सेशन ID के साथ ही हो रही होती है। एंड यही
सेम फंडा कुकीज का है, कुकीज सेंड होती है एंड नेक्स्ट टाइम वो कुकीज के साथ पुराना डेटा आ रहा होता है ना। बस आपको ऐसी कंपैरिजन में याद रखना है। ये सेशन का पूरा हमने ऑपरेशन समझे, हमने कैसे सेशन गेट सेशन से क्रिएट करते हैं, एट्रीब्यूट सेट करते हैं, गेट एट्रीब्यूट करते हैं, इनवैलिडेट कर देते हैं। ओके, हिट काउंटर के बारे में पढ़ा भाई, जिसके अंदर हमें समझ में आ रहा है कि ये काउंट रखा जाता है कि यूजर कितनी बार पेज विजिट कर रहा है ना। इंस्टाग्राम में व्यूज आपको कैसे समझ में आ रहा है, रील्स के कितने व्यूज हो गए, आपकी पोस्ट में क्या क्या कितने लाइक्स हो गए, तो ये कैसे समझ में आ रहा है कितने लोगों ने देखा है कितना नहीं, तो दिस इज डन बाय हिट काउंटर। एंड हमेशा याद रखो, अगर हिट काउंट नल है सबसे पहली बात, तो उसको सेट कर दिया जाता है बाय 1, नहीं तो फिर उसको इंक्रीज करते रहते हैं हम बाय 1 1 1 लाइक दैट। ये कुकीज का है, कुछ नहीं, सेम जैसे मैंने अभी आपको बताया सेशन जैसे ही काम करता है। इसके अंदर कुछ नहीं है, आपका स्टोर होता है छोटा सा टेक्स्ट पीसेस को, यानी छोटे से स्टोर आपके डेटा हो रहे होते हैं। कहाँ पे हो रहे होते हैं, लेकिन ब्राउजर साइड पे हो रहे होते हैं। कैसे क्रिएट, रीड और डिलीट करते हो वो मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से समझा दिया। डिलीट कैसे करते हैं, मेथड्स हैं आपके। यूआरएल रीराइटिंग, यानी कि आपने अब यहाँ पर कुकीज आपकी डिसेबल्ड है, तो आप कैसे आप अपने सेशन को याद रख पाओगे, तो यहाँ पर आपके यूआरएल के अंदर ही डेटा जो है वो सेंड कर दिया जाता है। ओके, देन ये कुछ और सर्वलेट कैपेबिलिटीज है, जिसमें हिडन फॉर्म फील्ड हम सिर्फ टाइप हिडन करके कर सकते हैं। रिक्वेस्ट डिस्पैचर के अंदर ये यूज होता है टू ट्रांसफर द कंट्रोल फ्रॉम वन सर्वलेट टू अदर, है ना। कुछ नहीं, गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर फंक्शन का हम यूज करते हैं। दो यहाँ पर फॉरवर्ड और इंक्लूड, ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें फॉरवर्ड यूज होता है टू ट्रांसफर, इंक्लूड यूज होता है टू सेंड एड। ओके, देन सेंड रीडायरेक्ट है, मतलब अगर आपको एक पेज से दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करवाना है तो आप सेंड रीडायरेक्ट फंक्शन का यूज करते हो। बाकी सर्वलेट फिल्टर्स हैं, तो वो सर्वलेट फिल्टर्स के बारे में मैंने आपको समझा दिया, आप ये डायग्राम बना सकते हो जब भी आपको फिल्टर्स का है। फिर डेटा स्टोरेज के ऊपर आए, हमने ये काफी क्लासेस देखी, उनके लाइफ टाइम के ऊपर ये कैटेगराइज है। रिक्वेस्ट है, सेशन है, एप्लीकेशन है, डेटाबेस है, ये सारे स्कोप है, जिसमें रिक्वेस्ट टेम्पररी है, सेशन पर यूजर रहता है, एप्लीकेशन ग्लोबल रहता है और डेटाबेस फॉरएवर रहता है ना। फिर सर्वलेट कॉन्करेंसी के अंदर हमने देखा कि थ्रेड है आपके, हर एक सर्वलेट इंस्टेंस क्या करता है, मल्टीपल यूजर्स होते हैं, दैट्स व्हाई मल्टीपल थ्रेड्स उसके पास हो रहे होते हैं। तो अनसेफ एग्जांपल उसका ये है कि यहाँ पर ना ही आपने सिंक्रोनाइज करा है, ना ही काउंट को लोकल रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आपको थ्रेड सेफ सोल्यूशन में इसको प्राइवेट लोकल रखना है एंड सिंक्रोनाइज्ड वॉइड रखना है, ताकि आपका जो है वन एट अ टाइम ही थ्रेड को एग्जीक्यूट किया जाए। दैट्स इट। डेटाबेस में MySQL, जावा सर्वलेट्स में हमने MySQL डेटाबेस का सेटअप देखा। JDBC के साथ कैसे हम लोग सर्वलेट को कनेक्ट करते हैं, देख लो कितना सिंपल हमने इसको समझा। लोड किया हमने पहले MySQL ड्राइवर को, उसके बाद कनेक्शन एस्टैब्लिश किया, उसके बाद हमने स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट एस्टैब्लिश किया ताकि हम SQL क्वेरीज को रन कर पाए। फिर SQL क्वेरीज आपकी एक एक करके रन होंगी एंड एट लास्ट आपका कनेक्शन क्लोज हो जाएगा एंड दैट्स इट। ये सारा आपका सर्वलेट का था, मतलब कि एकदम जो हार्डेस्ट पार्ट था यूनिट का, है ना, वो हमने कर लिया। अब सिंपल सिंपल XML बचा है और AJAX बचा है, बहुत ज्यादा कम टाइम में आई विल एक्सप्लेन यू दिस थिंग। चलो स्टार्ट करते हैं XML के साथ। तो XML डॉक्यूमेंट्स एंड वोकैबुलरीज, तो बेसिकली XML है क्या, है ना। तो अभी हमने HTML देखा है, HTML की नॉलेज है हमें, दैट इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये XML भी एक मार्कअप लैंग्वेज है, जिसका फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, है ना। तो अभी तक हमने देखा, वी वर्कड विद सर्वलेट्स, हमने डायनामिक वेब पेजेस के साथ काम किया। अब हम XML में पढ़ने वाले हैं, जो कि बेसिकली XML एक डेटा को स्टोर और ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है ना। XML जो है वो डेटा को स्टोर और ट्रांसफर करने के लिए यूज हो रहा होता है। तो यहाँ पर XML क्या करता है, आपके स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है। देखो, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज स्टोर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है डेटा को यूजिंग कस्टम यानी कि खुद से। HTML के अंदर H1 टैग होता है, आपका div होता है, आपका हेड होता है, ये सारे क्या है, प्री डिफाइंड टैग्स है। इनमें आपने कुछ गलती कर दी तो ये एरर्स थ्रो करेंगे, लेकिन XML के अंदर वो सेम टैग्स आप कस्टम बना सकते हो अपने मर्जी से। मैं अपना कोई टैग बना सकती हूँ, लेट से नेम, है ना, मैं अपना कोई टैग बना सकती हूँ, अपने कोई भी, मतलब कोई कुछ भी आप अपने मन से टैग यहाँ पे बना सकते हो, है ना। तो ये होता है XML का फंडा, जिसमें आप कस्टम टैग्स को क्रिएट करते हो, सेल्फ डिस्क्रिप्टिव टैग्स को क्रिएट करते हो। अनलाइक HTML, इट फोकसेस ऑन डेटा rather than display। ओके, चलो सैम्पल XML डॉक्यूमेंट है, ये टेबल है, ये पूरी जो है ना, मतलब ऐसा इसको क्या बोलते हैं ना, पूरा एक नोड्स क्रिएट होती है, ट्री क्रिएट होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पेरेंट रूट आपकी एम्प्लॉय है, यहाँ पर एम्प्लॉय इन्फो है, एम्प्लॉय इन्फो के अंदर नेम, कॉन्टैक्ट इन्फो, ये सब आप समझ पा रहे हो। तो ये अलग अलग टैग्स हैं, तो ये सारा डेटा आपके XML से स्टोर हो सकता है। सिंपल XML का फॉर्मेट में आपको यहाँ पर बताती हूँ। यहाँ पर आपका जो बेसिकली यहाँ पर आपने बता रहे हो तो XML का कौन सा वर्जन यूज करना है आपको, तो यहाँ पर आप एनकोडिंग और वर्जन शो करते हो।
बाकी जो मेन आपको एग्जाम में लिखना है वो ऐसे लिखना है। देखो, अगर आपको टेबल क्रिएट करना है एम्प्लॉइज नाम का, डेटा स्टोर आप कर रहे हो, एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज के अंदर ये टैग आ गया, उसकी आईडी आपने यहाँ पर दे दी, जैसे सिंपल HTML में करते हो, आपने नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, सेम जो आपको चाहिए उस नाम से आपने टैग को क्रिएट किया। ऐसे करके ये एक टैग क्रिएट हो गया, यानी कि एक एम्प्लॉय का, है ना, एम्प्लॉय 1 का हो गया। वैसे आप एम्प्लॉय 2 को क्रिएट कर सकते हो, ऐसे आपका डेटा क्रिएट होता है। एंड यही आपके टेबल फॉर्मेट में होता है, यही आप ट्री फॉर्मेट में स्टोर करते हो XML में। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया। एंड XML पहले भी हम पढ़ चुके हैं, तो इतना कोई बड़ी चीज नहीं है हमारे लिए। अब XHTML, ये कुछ वोकैबुलरीज याद रखो। XHTML क्या होता है? ये HTML होता है XML सिंटैक्स के अंदर। क्या होता है? HTML ही होता है, लेकिन XML सिंटैक्स के अंदर ये हो रहा होता है। ओके, अब SVG है आपके पास, ये ग्राफिक्स है जो कि यूज करते हैं हम XML के अंदर। ओके, RSS है, RSS न्यू फीड्स के लिए हम लोग यूज कर रहे होते हैं। SOAP ये वेब सर्विस कम्युनिकेशन है। WSDL है जो कि डिस्क्राइब करता है वेब सर्विसेज को। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस थिंग। XML कोई एक लैंग्वेज नहीं है, इफ मतलब आप इसको ऐसे समझ लो, काफी सारी टेक्नोलॉजीज का बेस XML है। ओके, XML को आप ऐसा समझ लो एक डेटा की लैंग्वेज है। क्या है? डेटा की लैंग्वेज है। एंड बाकी सारी जो होती है वो एप्लीकेशन हम इसको कंसीडर कर सकते हैं XML का। बताओ, बहुत ज्यादा सिंपल है। XML डिक्लेयर कैसे करते हैं? तो ऐसे आप डिक्लेयर करते हो कौन सा वर्जन आपको यूज करना है, एनकोडिंग और स्टैंड अलोन। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर पाते हो? डिक्लेयर कर पाते हो। अब XML डिक्लेरेशन ये फर्स्ट लाइन होती है आपके XML डॉक्यूमेंट के लिए, एंड इससे आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है फाइल की, है ना। वर्जन से सिंपल आप समझ पा रहे हो कौन सा वर्जन है XML का, यूजुअली 1.0 होता है। एनकोडिंग यानी कि यहाँ पर आप डिफाइन कर रहे हो कैरेक्टर फॉर्मेट। अब यहाँ पर UTF-8 है, तो ये हमेशा याद रखो, UTF-8 आपका बाय डिफॉल्ट यूज होता है। एंड ये क्वेश्चन वाइवा में भी पूछा जाता है। देखो, इतना अंदर घुस के आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट XML में कौन सी एनकोडिंग का यूज होता है, तो UTF-8 एनकोडिंग का यहाँ पर यूज हो रहा होता है। स्टैंड अलोन क्या है? स्टैंड अलोन बताता है कि वेदर योर एक्सटर्नल DTD इज यूज्ड और नॉट। अभी DTD क्या है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर DTD एक्सटर्नल यूज हुआ है तो आप यस लिखते हो, यानी इंडिपेंडेंट है, नहीं तो नो आ जाता है, विच डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल फाइल। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड। स्टैंड अलोन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, वर्जन और इनकोडिंग आपको लिखना जरूरी है। फाइन, सिंपल कैसे आपको डिफाइन करना है ये समझ गया। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो लोग भूल जाते हैं वो है ये वाला क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके बाद आपका XML है, ये वर्जन वगैरह आने के बाद फिर से आपका एट लास्ट क्वेश्चन मार्क और फिर आपका क्लोजिंग टैग। ठीक है, बाकी ये सारे इसी का मतलब मैंने बता दिया। सिंटैक्स रूल्स हैं, कुछ सिंटैक्स रूल्स आप अच्छे से याद रख सकते हो। यहाँ पर हमेशा XML के पास एक ही रूट एलिमेंट होना चाहिए, है ना। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो इसका रूट एलिमेंट क्या है? एम्प्लॉइज, है ना। एम्प्लॉइज के अंदर आपने सारे एम्प्लॉइज रखे हुए हैं, तो ये क्या हो गया आपका रूट एलिमेंट। टैग्स प्रॉपर्ली नेस्टेड होने चाहिए, है ना। टैग्स प्रॉपर्ली नेस्टेड होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपने /b कर दिया एंड यहाँ पर ऐसा है, दिस विल बी नॉट अलाउड। ओके, टैग्स आर केस सेंसिटिव, तो हमेशा केस सेंसिटिव है, तो आपको इनको अच्छे से समझना है कि ये और ये दोनों भी अलग हैं। ओके, एवरी ओपनिंग टैग मस्ट हैव अ क्लोजिंग टैग। एट्रीब्यूट वैल्यूज मस्ट बी कोटेड, है ना। अगर जो ये एट्रीब्यूट की वैल्यूज हैं इनके अंदर कोट होना चाहिए। समझ में आ रही है? अब ये जैसे कि ये है कोटेड। ओके, एलिमेंट्स कैन नॉट बी ओवरलैप। ओके, बाकी ये सिंपल और याद रख सकते हो। मस्ट हैव एग्जैक्टली वन रूट, ऑल टैग्स मस्ट बी क्लोज, टैग्स आर केस सेंसिटिव, एट्रीब्यूट वैल्यूज मस्ट बी कोटेड एंड प्रॉपर नेस्टिंग होनी चाहिए। फाइन, अब XML नेम स्पेसेस के बारे में बात करते हैं। मुझे बताओ, व्हाट इफ 2 XML टैग्स हैव द सेम नेम बट उनका मीनिंग अलग है ना। अगर आपने फॉर एग्जांपल ऐसे टेबल का एक टैग बनाया है ना, ये HTML में बनाया है, और एक टेबल का टैग बनाया है जो कि आपने कोई डेटा उसमें रखा है, फॉर एग्जांपल फर्नीचर डेटा रखा है, तो दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आपका आता है नेम स्पेसेस। नेम स्पेसेस का हम यूज करते हैं टू अवॉइड नेम कॉन्फ्लिक्ट्स, जो कि यहाँ पर हो रहे हैं। मतलब ये वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया यहाँ पर हो रहे हैं। तो नेम स्पेसेस प्रिवेंट एलिमेंट नेम कॉन्फ्लिक्ट्स व्हेन XML डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट वोकैबुलरीज आर कंबाइंड। ओके, चलो, अब ये जो है, ये मैंने किस बारे में बात की आपको कि ये टेबल है ना। टेबल का मतलब क्या है? आपके HTML का टेबल हो गया। और ये टेबल कौन सी है? जो आपके घर पे टेबल होती है ना। घर पे जो टेबल होती है, आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ इट प्रॉपर्ली, बट जो घर पे टेबल होती है वो वाला टेबल। तो दोनों वोकैबुलरी की वजह से अगर डिफरेंट हो गए हैं, तो वो XML आपके नेम स्पेसेस के अंदर कैसे आप इसको डिफाइन करते हो? तो सबसे पहली बात हम डिफाइन करते हैं H और F को। क्या करते हैं? H और F को डिफाइन करते हैं। H का मतलब है HTML और F का मतलब है, लेट सपोज हमारे केस में फर्नीचर का डेटा, है ना। तो ये वाला डायग्राम देख लो, H और F, है ना। तो यहाँ पर आपने XML को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है इस केस में, HTML के केस में, और ये आपके फर्नीचर के केस में। तो आपने अब H का टेबल ऐसे बनाया है और F का टेबल ऐसे बनाया है। समझ में आ गई बात? H का टेबल कैसा है और F का टेबल कैसा है? दोनों टेबल के नाम सेम होने की वजह से हमें इसका नेम स्पेस डिफाइन करना पड़ा,
है ना। तो यहाँ पर आपकी प्रेफिक्स जो है ना ये एच और ये एफ, इसके वजह से आपकी कंफ्यूजन अवॉइड हो जाती है। एंड हर एक प्रेफिक्स यूनिक यूआरएल के साथ जो है वो मैप करता है। अब यूआरएल क्या है, ये जस्ट आप आइडेंटिफायर इसको कंसिडर कर सकते हो। यूआरआई आई वुड से URI is a unique identifier only. It need not be a real URL. Okay, इसको real URL नहीं बोल सकते, but you can just call it as an identifier. Okay, then yeah, default namespace के अंदर आप उस URI को ही रख रहे होते हो. This applies to all. So I hope you understood about this, है ना। कुछ भी नहीं है, बस आपको इसको अच्छे से ये वाले एग्जांपल को याद रखना है। एच और एफ आप डिफाइन कर दोगे, दोनों भी लिंक्स डिफाइन कर दोगे, एंड ऐसे आप टेबल को डिफाइन कर दोगे। दैट्स इट, फाइन। नाउ डॉम बेस्ड एक्सएमएल प्रोसेसिंग, तो डॉम क्या है भाई, वही है जो अभी मैंने आपको ट्री डायग्राम दिखाया था, है ना। तो यहाँ पर एक्सएमएल आप डिक्लेयर करते हो, डॉम का यूज करते हो। डॉम क्या करता है, कन्वर्ट करता है एक्सएमएल फाइल को इनटू अ ट्री स्ट्रक्चर, मेमोरी के अंदर ट्री स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन कर देता है डॉम। ओके, तो यहाँ पर रूट जैसे कि यहाँ पर हमने बनाया हुआ था ऊपर, जैसे मैंने दिखाया आपको डायग्राम, ट्री वाला डायग्राम, यस, ये क्या है आपका डॉम है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आपका ये रूट एम्प्लॉइज है, फिर आपके पास चाइल्ड आ जाते हैं, फिर आपके पास सब चाइल्ड्स आ जाते हैं। तो डॉम क्या करता है, स्टोर करता है एंटायर एक्सएमएल को एज अ ट्री इन मेमोरी। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं डॉम के बारे में पढ़ते हैं। यस, तो डॉम पार्सर है आपके पास, क्या है, डॉम पार्सर। यस, तो डॉम पार्सर है। आप क्या करते हो, सबसे पहले फैक्ट्री क्रिएट करते हो, यहाँ पर जैसे फैक्ट्री क्रिएट हुई हुई है, फिर आप पार्स करते हो उस एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को। फैक्ट्री क्रिएट करना यानी कि यहाँ पर ये पार्सर ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करता है। ओके, फिर आप यहाँ पर एक्सएमएल फाइल क्रिएट हो रही है बेसिकली पार्स करने के लिए। तो पार्स करने के लिए जो एक्सएमएल फाइल आपने यहाँ पे यूज की है, ये लोड करेगी एक्सएमएल को इनटू मेमोरी, जो कि एज अ ट्री होगा। ओके, तो जैसे सबसे पहले आपने क्या किया, डॉक्यूमेंट बिल्डर के अंदर फैक्ट्री क्रिएट की। फैक्ट्री क्या कर रही है, सारे ऑब्जेक्ट्स पार्सर क्रिएट कर रही है, सारे ऑब्जेक्ट्स स्कैन होंगे। उसके बाद बिल्डर है आपके पास, बिल्डर क्या करेगा, ये एक्सएमएल को पार्स करेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे पार्स हो रहे हैं ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे पार्स हो रहे हैं आपके एक्सएमएल। ओके, उसके बाद आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, लोड कर रहे हो एक्सएमएल, लोड कर रहे हो एक्सएमएल इनटू मेमोरी, इनटू मेमोरी। ओके, समझ में आ रही है बात। एज अ ट्री ऑल्सो आप इसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। फिर आपने यहाँ पे क्या किया, आपने सिंपल इसको प्रिंट कराने का, स्टैंडर्डाइज कराने का काम किया डॉक्यूमेंट को नॉर्मलाइज करके। फिर आप गेट ऑल एम्प्लॉय एलिमेंट्स कर रहे हो, मतलब आप सारे नोड्स को यहाँ पर गेट कर रहे हो, फिर आप लूप करोगे एंड लूप करके एक्सट्रैक्ट करोगे डेटा को। तो ये एक एक प्रोसेस कर देगा एलिमेंट को। फाइन, सो दिस इज हाउ यू विल रीड इट नाउ। सो आई होप यू अंडरस्टूड। बेसिकली आपको ये समझाया जा रहा है कि डॉम पार्सर काम कैसे करता है। अगर आपको क्वेश्चन भी आता है, यू डोंट नीड टू राइट दिस पर्टिकुलर कोड, अगर आपको याद रहता है तो गो थ्रू इट। बट यहाँ पर आपको सिंपल याद रखना है, पहले फैक्ट्री क्रिएट होगी जो कि पार्स करती है ऑब्जेक्ट्स, फिर बिल्डर क्रिएट होगा जो कि एक्सएमएल पार्स करता है, फिर एक्सएमएल जो पार्स होगा वो यहाँ पर एक आपकी एक्सएमएल को जो फाइल है वो लोड कर देगा मेमोरी में, एंड आपको एज ए ट्री फॉर्मेट में आपकी एक्सएमएल दिख जाएगी। फिर आप नॉर्मलाइज करते हो, उसके बाद सारे एलिमेंट्स गेट करके लूप कर देते हो, एट लास्ट आप रीड कर लेते हो, एंड या दैट्स इट। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड। अब की डॉम एलिमेंट्स के अंदर क्या है, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, है ना, जो कि आप सारे एलिमेंट्स बाय द नेम ऑफ टैग गेट कर सकते हो। गेट एट्रीब्यूट है, जिससे आप एट्रीब्यूट वैल्यू को गेट कर सकते हो। टेक्स्ट कंटेंट है, गेट चाइल्ड नोड्स है। सो आई होप यू गॉट इट। ओके, तो डॉम क्या करता है, एंटायर एक्सएमएल को लोड करता है इनटू मेमोरी, सो इट इज फास्ट फॉर एक्सेस, बट यहाँ पर आपकी मेमोरी का यूज होता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। नाउ एक्सेसएलटी क्या है ना। तो यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हो भाई एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स के अंदर। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, हमें पता है एक्सएमएल क्यों यूज करते हैं। एक्सएमएल को यूज करते हैं हम ताकि हम डेटा को स्टोर कर पाए, बट एक्सएमएल इज नॉट यूजर फ्रेंडली टू डिस्प्ले, है ना। उसके काफी सारे टैग्स एंड ऑल है, तो उसको कैसे डिस्प्ले करें हम यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट में। तो बेसिकली हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें ये दिमाग लगाना है कि हमें एक्सएमएल को अगर शो करना है, डिस्प्ले करना है, इसका मतलब हमें वेब पेज फॉर्मेट में इसको शो करना पड़ेगा। वेब पेज फॉर्मेट में स्टोर करना है, इसका मतलब हमें हमारी एक्सएमएल को एचटीएमएल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड एक्सएमएल को एचटीएमएल में कन्वर्ट करने के लिए ही आपका एक्सएसएलटी का यूज होता है। समझ में आ गई बात। तो XSLT ट्रांसफॉर्म्स XML डॉक्यूमेंट इनटू HTML, टेक्स्ट और अदर XML फॉर्मेट्स यूजिंग टेम्पलेट वैल्यूज एंड XPath एक्सप्रेशंस। सो XML के अंदर डेटा है, XSLT कुछ रूल्स डिफाइन करता है, उस रूल्स के हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एंड आपका आउटपुट जो है वो HTML फॉर्मेट में मिलता है। देखो XML सोर्स है, XSLT की स्टाइल शीट है, जिससे आपको रिजल्ट मिल रहा है XHTML फॉर्मेट में, है ना। देखो यहाँ पर आपका क्या है, सोर्स XML है ना। ये सारी XML की फाइल है, जिसमें एक एम्प्लॉइज का आपका डेटाबेस है, जिसमें
एम्प्लॉय की कॉलम में आपका नेम डिपार्टमेंट है जिसमें एलिस इंजीनियरिंग है, सिंपल है। अब एक्सेसरिटी स्टाइल शीट से आप कैसे कन्वर्ट कर रहे हो इनटू एचटीएमएल ये समझो, बहुत ज्यादा सिंपल है। ये फाइल डिफाइन कर रही है आपका एक्सएमएल जो है वो ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना होगा एक्सेसरिटी डॉक्यूमेंट को। तो एक्सेसरिटी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे कैसे डिफाइन करोगे, ये देखो एक्सेसएल स्टाइल शीट है, उसका वर्जन यहाँ पे आपने बता दिया एंड उसकी आपने यहाँ पर लिंक शेयर कर दी, ट्रांसफॉर्म एंड ऑल, ठीक है, सिंपल है। अब आपको स्टार्ट करना है प्रोसेसिंग को रूट से। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक्सेसएल टेम्पलेट मैच करोगे, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप प्रोसेसिंग स्टार्ट कर रहे हो फ्रॉम रूट, ओके, रूट से आप स्टार्ट कर रहे हो। फिर आप यहाँ पर लूप करोगे थ्रू डेटा एंड एक एक को कन्वर्ट करने का काम करोगे। तो देख लो यहाँ पर हर एक ईच एलिमेंट आप सिलेक्ट कर रहे हो एंड ये सारे तो नेम और डिपार्टमेंट हमने यहाँ पर बता दिए उसके, ओके। फिर आप एक एक को सिलेक्ट कर रहे हो, नेम सिलेक्ट किया, डिपार्टमेंट सिलेक्ट किया एंड इसको अब आप किस फॉर्मेट में कर रहे हो, अब आप एक्सेसएलटी से रीड कर रहे हो एक्सएमएल को, रूल्स अप्लाई कर रहे हो एंड फिर आप एचटीएमएल को जनरेट कर रहे हो, ठीक है। कुछ नहीं, आपको ये कोड नहीं आने वाला, कुछ नहीं आने वाला, सिंपल सा बस इसका फॉर्मेट याद रख लो, ओके फाइन। अब जावा एक्सेसएलटी ट्रांसफॉर्मेशन जावा के अंदर भी हम कर सकते हैं। जावा एक्सेसएलटी ट्रांसफॉर्मेशन में हम जावा का यूज करते हैं, दिस कैन परफॉर्म दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले आप ट्रांसफॉर्मर को यहाँ पर क्रिएट करते हो, फिर आप एक्सेसएलटी को लोड करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोड करते हो एक्सएमएल को, यहाँ पर ये वाले एक्सएमएल को, ट्रांसफॉर्मर था यहाँ पर आपका, आपने एक्सएमएल को लोड किया, फिर आप यहाँ पर इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हो एक्सएमएल को एचटीएमएल के अंदर, ठीक है। तो सिंपल, आपने अगर इसका आपको कोड याद नहीं रह रहा है तो आपको स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहले आप क्रिएट करते हो किसको, ट्रांसफॉर्मर को, ट्रांसफॉर्मर को आपने यहाँ पे क्रिएट किया। फिर आप लोड करते हो एक्सेसएलटी को, एक्सेसएलटी लोड किया। फिर आप थर्डली लोड करते हो एक्सएमएल को, है ना। उसके बाद आप ट्रांसफॉर्म कर देते हो, ट्रांसफॉर्म यानी कि एचटीएमएल में ट्रांसफॉर्म कर देते हो। समझ में आ रही है बात? ऐसे ये 4 स्टेप्स में आप यूजिंग जावा इसको ट्रांसफॉर्म करते हो, फाइन। बाकी एक्सेसएलटी के कुछ एलिमेंट्स है, मैच टेम्पलेट मैच है जिसमें आप डिफाइन करते हो रूल, जो अभी हमने ऊपर देखा। वैल्यू ऑफ सिलेक्ट से आप आउटपुट सिलेक्ट करते हो, आउटपुट सिलेक्टेड, नोड वैल्यू फॉर ईच सिलेक्ट से आप लूप करते हो ओवर सिलेक्टेड नोड्स एंड इफ टेस्ट से आप कंडीशनल आउटपुट यहाँ पर क्रिएट करते हो, ओके। सो कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल है एंड ये 4 ही आपने अगर याद रख लिए तो आप मोस्ट ऑफ एक्सेसएलटी को समझ जाओगे, ओके, कोड को समझ जाओगे। बस एक्सेसएलटी का काम क्या है वो याद रख लो, ये एक्सएमएल को एचटीएमएल में ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है, ओके। नाउ डीटीडी, मैंने बोला था डीटीडी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, ओके। तो अभी हमने XML पढ़ा जो कि डेटा को स्टोर करता है, बट हाउ डू वी एंश्योर कि ये जो XML है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। तो ये एंश्योर करने के लिए हम यूज करते हैं DTD का, दैट इज योर डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। DTD क्या करता है, रूल्स डिफाइन करता है आपके XML डॉक्यूमेंट के लिए कि कौन से स्ट्रक्चर अलाउड है, एलिमेंट्स कौन से अलाउड है, एट्रीब्यूट्स कौन से अलाउड है XML डॉक्यूमेंट के अंदर। दिस इज यूज्ड फॉर वैलिडेशन, ओके। तो XML डेटा को स्टोर करेगा, ये डॉक्यूमेंट है आपका, XML डॉक्यूमेंट है, ये डेटा स्टोर करेगा। यहाँ पर आपका DTD है जो कि डिफाइन करेगा रूल्स, ओके। ये क्या करेगा, डिफाइन करेगा रूल्स को डिफाइन करेगा, ओके, DTD। और फिर XML रूल्स आपका चेकर है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके जो रूल्स हैं वो जो डिफाइन करे हुए हैं वो सारे यहाँ पर चेक होंगे एंड फिर चेक किया जाएगा भाई कि ये वैलिड XML है या फिर इनवैलिड XML है, ओके। अब कंप्लीट DTD का एग्जांपल यहाँ पर आपके पास शो है। यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं स्ट्रक्चर को फॉर एम्प्लॉई XML, जो अभी एम्प्लॉय वाला हमने XML देखा वही चल रहा है, ओके। तो अगर हमें डिफाइन करना है DTD को फॉर रूट एलिमेंट, तो आप कैसे डिफाइन करते हो, डॉक टाइप एम्प्लॉइज, ऐसे आपने क्या कर दिया, अपना DTD को डिफाइन कर दिया। अब आप डिफाइन करोगे रूट एलिमेंट, ठीक है। तो रूट एलिमेंट को आप ऐसे डिफाइन करोगे कि इसके बाद एम्प्लॉइज के बाद क्या आना चाहिए, आपका एम्प्लॉय आना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद आपने डिफाइन कर दिया रूट एलिमेंट को, रूट एलिमेंट के बाद आपने चाइल्ड डिफाइन करना है। तो यहाँ पर आपने ये चाइल्ड डिफाइन कर दिया, चाइल्ड में नेम होना चाहिए, डिपार्टमेंट होना चाहिए भाई, और सैलरी होनी चाहिए, है ना। हर एक एम्प्लॉय के पास कौन से एलिमेंट्स होना चाहिए वो उसी ऑर्डर में होगा, ये याद रखना कि नेम के बाद डिपार्टमेंट होगा एंड उसके बाद सैलरी होगा। तो इस चीज को अच्छे से याद रखना, यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है, ओके। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या डिफाइन करा, अगेन मैं आपको बता देती हूँ। आपने सबसे पहले तो ये डॉक टाइप एम्प्लॉइज से इसका नाम डिफाइन कर दिया कि ये भाई ये रूट एलिमेंट होने वाला है। फिर यहाँ पर आपने उस रूट एलिमेंट का डिफाइन किया, उसमें क्या है आपका चाइल्ड बता दो आप, क्या है आपका एम्प्लॉय है एंड उसके एलिमेंट्स किस ऑर्डर में होने चाहिए, यहाँ पर आपके वो है। अब आपको डिफाइन करना है डेटा टाइप, ओके। तो यहाँ पर आपके एलिमेंट नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी, ये 3 थे ना, तो इन तीनों को यहाँ पे आपने लिख दिया एंड आप उनका आप डेटा टाइप बताओगे। तो पीसी डेटा का मतलब है टेक्स्ट डेटा, क्या है, पीसी डेटा का मतलब है टेक्स्ट डेटा। ये सारी चीजें आपकी टेक्स्ट में होनी चाहिए। फिर एट लीस्ट एम्प्लॉय आईडी, ये क्या लिखा हुआ है, तो बेसिकली आईडी यहाँ पर रिक्वायर्ड है,
आईडी आपकी क्या है, जो रिक्वायर्ड होता है ना स्टार परमानेंट वाला रिक्वायर्ड वाला सिस्टम, तो वो आपका यहाँ पर रिक्वायर्ड क्या है, आपकी एम्प्लॉय आईडी। ओके, फिर यहाँ पर एटलीस्ट एम्प्लॉय फुल और पार्ट लिखा हुआ है, मतलब कि टाइप जो है इट कैन बी फुल टाइम और पार्ट टाइम, डिफॉल्ट आपका फुल होना चाहिए, ये देखो डिफॉल्ट है, ये क्या है आपका डिफॉल्ट है, अदरवाइज फुल और पार्ट टाइम भी हो सकता है, ठीक है। फाइनल एक्सएमएल के अंदर आपने अगर ये लिखा हुआ है ना, सो दिस विल वर्क। ओके, सो ये सारे आपके ये क्या है, डीटीडी है, ये क्या है आपका डीटीडी है, जिसमें आप डिफाइन करते हो कि भाई मेरे रूट एलिमेंट क्या होने वाला है, रूट एलिमेंट में जो चाइल्ड एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, उनके अंदर हम जो ये एलिमेंट्स को स्टोर करने वाले हैं किस ऑर्डर में स्टोर करेंगे, उनका क्या डेटा टाइप होगा, क्या रिक्वायर्ड है क्या अनरिक्वायर्ड है, वो सारी चीजें है ना। ये डीटीडी एलिमेंट ऑकरेंस इंडिकेटर्स को याद रख लो, नन है मतलब एग्जैक्टली वंस हम इसको यूज करेंगे, प्लस यानी कि वन और मोर टाइम्स। अब ये प्लस कहाँ पर यूज हुआ है देख लो, एम्प्लॉय प्लस, यानी कि एक से ज्यादा एम्प्लॉयज टेबल में हो सकते हैं, स्टार यानी कि जीरो और मोर टाइम्स कर सकते हैं, ये सब वहीं पे यूज होंगे जहां पर हमने प्लस को यूज किया है, क्वेश्चन मार्क जीरो और वन, और ये जो हमने यूज किया है ये चॉइस है जो कि हमने यहाँ पर भी यूज किया है ना, तो यहाँ पर फुल हो सकता है या फिर पार्ट हो सकता है, तो वैसे यहाँ पे ये चॉइस डिफाइन हुई है। अब एट्रीब्यूट डिक्लेरेशंस के अंदर हमने सी डेटा का यूज किया, देखो सी डेटा कहाँ पे हमने यूज किया है, यहाँ पर ये देखो ये पीसी डेटा है, वैसे सी डेटा भी होता है, तो ये क्या है टेक्स्ट स्ट्रिंग है। ओके, आईडी यानी यूनिक आइडेंटिफायर, रिक्वायर्ड भी हमने यहाँ पर यूज किया था, देख लो रिक्वायर्ड यहाँ पर हमने यूज किया ये है ना, रिक्वायर्ड किसके लिए यूज किया, जो कि हमेशा ऑलवेज प्रेजेंट होनी चाहिए। इम्प्लाइड है यानी कि ये ऑप्शनल एट्रीब्यूट है, फिक्स्ड है यानी कि एट्रीब्यूट हमेशा ये फिक्स होना चाहिए, तो ये कुछ आपके एट्रीब्यूट डिक्लेरेशंस थे। फाइन, बस इतना ही था आपका पार्ट था किसका, एक्सएमएल का। आई होप आपने अच्छे से इसको समझ लिया। ओके, एक बार आप चाहो तो रिवाइज कर सकते हो देख के। नाउ लेट अस गो ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ यूनिट, दैट इज एजेक्स। ओके, अभी तक हमने मतलब काफी सारे बार देखा कि हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, सारा पेज लोड होता है ना, पर मॉडर्न वेबसाइट्स के अंदर चीजें ऐसे काम नहीं करती, इंस्टेंटली चीजें अपडेट होती हैं एंड हमें पेज लोड होता हुआ दिखता भी नहीं है, हमारे व्यूज बढ़ते हुए दिख रहे हैं भाई, हमें लाइक्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, हमें सब कुछ दिख रहा है विदाउट रीलोडिंग द पेज। ओके, सो दिस इज हाउ द मॉडर्न वेबसाइट्स वर्क, एंड ये यूनिक इंस्टेंटली काम करने वाली चीज को, जिसमें हमारा पेज विदाउट रीलोड होने से हमारा जो है ना अपडेट हो रहा है, इस ये कैसे पॉसिबल है, सो दिस इज पॉसिबल थ्रू एजेक्स। ओके, जो आपका पेज है विदाउट रीलोडिंग अगर अपडेट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर एजेक्स का यूज हुआ है। ओके, तो एजेक्स क्या अलाउ करता है, ताकि आपकी जो वेब पेजेस हैं वो अपडेट हो जाए, उनका जो डेटा है वो अपडेट हो जाए विदाउट रीलोडिंग द एंटायर पेज। ओके, समझ में आ रही है बात ना। अब एजेक्स काम कैसे करता है, तो एजेक्स काम ऐसे करता है, ये देखो ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल कन्वेंशनल मॉडल है आपके वेब एप्लीकेशन का, जिसमें आपका वेब यूजर परफॉर्म करता है एक्शन को, है ना, जो भी HTTP रिक्वेस्ट है सर्वर के पास जा रही है, डेटाबेस से हैंडल हो रही है, HTML CSS डेटा वापस ब्राउजर पे आ रहा है, पर यहाँ पर यही सेम चीज है, बस ऐड हो गया है एजेक्स इंजन, जो कि एक जावास्क्रिप्ट इंजन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यूजर जो है वो कुछ एक्शन परफॉर्म करना है, लेट सपोज उसने क्लिक किया या कुछ टाइप किया, तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है ऑटोमेटिकली, ये जो जावास्क्रिप्ट है वो रिक्वेस्ट सेंड कर देता है बैकग्राउंड में, सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, सर्वर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के बाद फॉरन रिस्पॉन्स सेंड कर देता है, एंड डॉम क्या करता है, अपडेट कर देता है उतने ही पार्ट ऑफ डेटा को, यानी कि इतने पेज में अगर आपने इतना सा कुछ टाइप किया है तो बस यही पार्ट आपका अपडेट हो जाता है, फुल पेज रीलोड होता ही नहीं है, एंड दिस इज हाउ एजेक्स वर्क्स। ओके, आई होप यू गॉट इट। ये देखो एजेक्स का फुल फॉर्म है असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। ओके, अब कौन सी टेक्नोलॉजीज का यहाँ पर यूज हो रहा होता है, तो जावास्क्रिप्ट का यूज होता है, जिसमें आपका ड्राइव, ये क्या ड्राइव करता है, एजेक्स कॉल्स एंड डॉम अपडेट्स। ओके, तो जावास्क्रिप्ट सारी चीजें यहाँ पे कंट्रोल करता है, रिक्वेस्ट सेंड होती है, पेज अपडेट होता है। फिर XML HTTP रिक्वेस्ट है, यहाँ पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट यूज होता है टू सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर। ओके, फिर डॉम है, डॉम आपको पता ही है ये अपडेट करता है यहाँ पर HTML कंटेंट को डायनामिकली। जेसन XML यूज होता है ताकि डेटा फॉर्मेट हो, मतलब जो कम्युनिकेशन के लिए आप जेसन यूज कर सकते हो, XML यूज कर सकते हो। सर्वलेट्स JSP का यूज होता है फॉर सर्वर साइड प्रोसेसिंग, है ना। आई होप यू गॉट इट। बस इतना ही सा आप देख लो, इसका क्या है, पेज रीलोड है। सिंक्रोनस यानी ट्रेडिशनल, हमें बार बार फुल रीलोड करना पड़ता था पेज को, और सिंक्रोनस यानी कि उस पर्टिकुलर पेज में बस उतना छोटा सा पार्ट जो अपडेट होना है बस वही ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है विदाउट रीलोडिंग द पेज। यूजर एक्सपीरियंस, यहाँ पर बार फ्लिकर होता है, हमें वेट करना पड़ता है पेज लोड होने का। यहाँ पर स्मूथ एंड UI रिस्पॉन्सिव रहती है। डेटा ट्रांसफर, एंटायर HTML पेज ट्रांसफर होता है, यहाँ पर सिर्फ रिक्वायर्ड डेटा ट्रांसफर होता है। तो कौन सा इंपॉर्टेंट हो गया
आपका एडवांटेजेस एजेक्स हो गया, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये जो एजेक्स है वो XML HTTP रिक्वेस्ट यानी XHR का यूज करता है, ऑब्जेक्ट सेंड होते हैं और सिंक्रोनस HTTP रिक्वेस्ट फॉर्मेट में टू द सर्वर एंड डॉम अपडेट होता है, क्लियर। तो एक मेमोरी ट्रिक मैं आपको दे देती हूँ, जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट से कहाँ पे शेयर हो रहा है, XHR से, XHR यानी XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो है वो सेंड होता है आपका टू सर्वर, है ना। सर्वर को सेंड होने के बाद आपका रिस्पॉन्स आता है एंड रिस्पॉन्स किसको अपडेट करता है, डॉम को अपडेट कर रहा होता है, किसको, डॉम को, एंड फिर आपका जो अपडेट है वो आपके वेबसाइट पे आपको दिख रहा होता है। देखो इवेंट होता है, XML HTTP रिक्वेस्ट क्रिएट होती है, फिर आपके यहाँ पर ये देखो ये इंटरनेट थ्रू आपका यहाँ पर जाता है, रिसीव होता है, रिस्पॉन्स बैक आपका क्रिएट होता है एंड एट लास्ट आपका रिस्पॉन्स डॉम अपडेट होता है। डॉम हमें अपडेट होने के बाद वो उसी पार्ट ऑफ पेज पे अपडेट हो जाता है, ठीक है। XHR गेट रिक्वेस्ट कैसे काम करती है, देखो XHR जो गेट रिक्वेस्ट है बहुत ज्यादा सिंपल फॉर्मेट में, देखो ये इतना आपको याद नहीं रखना है बट स्टिल ओके ये कंप्लीट है। गेट और पोस्ट मेथड के बारे में बात करेंगे एंड मॉडर्न एजेक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ओके तो यहाँ पर बेसिकली XHR गेट रिक्वेस्ट के अंदर क्या हो रहा है, XHR गेट रिक्वेस्ट के अंदर तो बेसिकली इन डिटेल काम कैसे होता है ना। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला XHR क्रिएट होता है, तो XHR की सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट होगी, देखो XHR की ऑब्जेक्ट क्रिएट होगी थ्रू XML HTTP रिक्वेस्ट मेथड, ओके। फिर आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कॉन्फ़िगर होगी, रिक्वेस्ट कॉन्फ़िगर होगी, यहाँ पर आपका मेथड URL और एसिंग दिया जाएगा, तो मेथड है गेट, आपका ये जो है पूरा URL हो गया एंड आपका असिंक्रोनस होना चाहिए कि नहीं, यस, तो ट्रू आपने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। तो आपने सबसे पहले XHR ऑब्जेक्ट क्रिएट की, फिर आपने रिक्वेस्ट को कॉन्फ़िगर कर दिया, फिर आप क्या करोगे, आप सेंड करोगे रिक्वेस्ट सेंड करोगे, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, रिस्पॉन्स भी तो आपका हैंडल होना है, तो रिस्पॉन्स हैंडल करने के लिए XHR डॉट ऑन रेडी स्टेट चेंज को यहाँ पर आप यूज करोगे, ये फंक्शन रन करेगा जब आपका रिस्पॉन्स स्टेटस चेंज हो रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर आपके देखो दो स्टेटस दिखाए जा रहे हैं, एक 4 और एक 200, 4 यानी कि रिक्वेस्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है एंड 200 यानी कि आपकी रिक्वेस्ट सक्सेस हो चुकी है। तो दोनों भी फॉर्मेट आपके पॉजिटिव फॉर्मेट है, तो ये चेक करेगा कि क्या आपका जो स्टेट है वो कंप्लीट हो गया है, कि आपका जो फंक्शन परफॉर्म होना था वो कंप्लीट हो चुका है ना। और अगर ये हो चुका है तो भाई अपडेट कर दो ना डॉम को, डॉम अपडेट कर दो, रिस्पॉन्स डेटा अपडेट कर दो एंड इसके वजह से जो डेटा है वो डिस्प्ले हो जाता है ऑन द पेज, ओके। एंड इसी फॉर्मेट में आप डेटा की जो ये XHR है इसको सेंड कर देते हो, यानी रिक्वेस्ट को सेंड कर देते हो फाइनली, ओके। तो आपने क्रिएट किया, आपने फिर ओपन किया, XHR क्रिएट किया, XHR को ओपन किया, फिर आपने सेंड किया, रिक्वेस्ट रिसीव किया एंड अपडेट कर दिया, दैट्स इट, ओके। रेडी स्टेट की कुछ वैल्यूज होती हैं, जैसे हमने 4 देखा जो कि डन है, वैसे 0 है जो कि अनसेंड के लिए होता है, 1 ओपन के लिए होता है, 2 हेडर रिसीव्ड के लिए, 3 लोडिंग के लिए। तो फॉर्मली हम लोग 4 और 200 डायरेक्ट चेक कर लेते हैं, जिससे पता चल जाता है कि आपकी जो चेंज है वो अपडेट हो चुकी है या नहीं, ओके। यहाँ पर एक कंप्लीट एजेक्स का एग्जांपल है जो आप गो थ्रू कर सकते हो, काफी सिंपल है, जो अभी मैंने आपको समझाया है ना, जो बेसिक चीज है वही है। इनपुट फील्ड है आपके पास, इनपुट फील्ड के अंदर यहाँ पे XML के अंदर अगर हम देखें तो इनपुट टाइप में टेक्स्ट है, यूजर आईडी, एंटर आईडी कर रहे हो आप, एक बटन है आपके पास, है ना। तो बेसिकली यूजर एंटर करेगा आप उसकी आईडी को एंड फिर जैसे ही एंटर होगा वैसे ही आपको यहाँ पर क्या करना है, बटन से लोड यूजर यानी सिंपल आपका एजेक्स यहाँ पर ट्रिगर हो रहा है, एजेक्स रिक्वेस्ट आपकी यहाँ पर ट्रिगर हो रही है। तो जावास्क्रिप्ट फंक्शन इस लोड यूजर का देखो, तो लोड यूजर का फंक्शन यहाँ पे आपने डिफाइन कर दिया, जिसमें अपने पास आईडी है जैसे मैंने आपको बोला, फिर आपने यहाँ पर XHR से XHR रिक्वेस्ट को क्रिएट किया, फिर आपने उसको ओपन किया फॉर आईडी एंड असिंक्रोनस को ट्रू कर दिया, फिर ऑन रेडी यानी कि रिस्पॉन्स स्टेट में आपने देखा कि भाई 4 है या 200 है, यानी कि चेंज हुआ या नहीं, चेंज हुआ है तो भाई उस आउटपुट को यहाँ पर क्या कर दो, रिस्पॉन्स टेक्स्ट के अंदर ऐड कर दो एंड उसको रिक्वेस्ट सेंड कर दो, दैट्स इट। इससे आपका डॉम में अपडेट हो जाएगा एंड डायरेक्टली विदाउट रिलोडिंग द पेज आपका यूजर जैसे बटन को क्लिक करेगा तो एजेक्स रिक्वेस्ट सेंड होगी और सर्वर डेटा रिटर्न कर देगा एंड पेज अपडेट हो जाएगा इंस्टेंटली विदाउट मैनुअली रिलोडिंग द पेज, ओके। सिंपल, आई होप यू गॉट इट, काफी सिंपल है। एजेक्स असिंक्रोनस रिक्वेस्ट को सेंड करता है, याद रखो, XHR ऑब्जेक्ट का यूज करता है और डॉम में अपडेट करता है, याद रखो हमेशा डॉम में अपडेट होगा, जिसके वजह से आपका पेज रिलोड होने से पहले ही चीजें अपडेट हो जाती है, विदाउट रिलोडिंग पेजेस में जो अपडेशन है वो हो जाते हैं एंड यस इसके वजह से स्पीड इंप्रूव होती है एंड यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है, क्लियर है गाइस, आई होप यू गॉट इट। अब ये क्या है, सर्वर साइड सर्वलेट है और ये एजेक्स पोस्ट मेथड है। तो सिंपल मैं आपको समझाऊं,
तो बेसिकली जो सर्वलेट है वो एजेक्स रिक्वेस्ट को रिसीव करता है ना, उसको प्रोसेस करता है एंड रिस्पॉन्स बैक सेंड कर देता है। तो यहाँ पर जो है कैसे होगा आपके सर्वर साइड सर्वलेट के अंदर, तो एजेक्स क्या करेगा, रिक्वेस्ट को सेंड करेगा, है ना, रिक्वेस्ट को सेंड करेगा। मैं आपको पहले फ्लो समझा देती हूँ, फिर कोड को समझेंगे। सबसे पहले एजेक्स सेंड करेगा रिक्वेस्ट विद द आईडी, फिर उसके बाद जो सर्वलेट है वो रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा, फिर वो सर्वलेट प्रोसेस करेगा लॉजिक को, रिस्पॉन्स सेंड होगा एंड दैट्स इट, आपका एजेक्स रिजल्ट को डिस्प्ले कर देगा। ओके, तो सबसे पहले आप गेट पैरामीटर करोगे, ठीक है। तो गेट पैरामीटर आपने करना है, यहाँ पर गेट यूजर आपने क्रिएट किया जिससे ये सर्वलेट आपका क्लास क्रिएट हो गई, है ना। रिसीव आप करोगे आईडी को, तो सबसे पहली बार आपने यहाँ पे डू गेट का पूरा ये लिख दिया एंड आपका टेक्स्ट जो है वो आपको इस बार कंटेंट प्लेन के फॉर्मेट में चाहिए, प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में। आपको क्या नहीं चाहिए, HTML नहीं चाहिए, रिस्पॉन्स सिंपल टेक्स्ट में सेंड होना चाहिए। स्ट्रिंग आईडी के अंदर आपने यहाँ पर रिसीव कर ली आईडी जो कि आपके एजेक्स से सेंड हुई है। ओके, फिर आपने यहाँ पर उसी को आउटपुट के अंदर राइट कर दिया, फिर आप चेक कर रहे हो भाई कि ये वही यूजर आईडी है जो मुझे चेक करनी है, फिर आपने उसको प्रिंट किया, अगर ये है तभी प्रिंट कराओ भाई, नहीं तो फिर यूजर नॉट फाउंड प्रिंट करवा दो। ओके, तो ऐसे आपका रिसीव प्रोसेस रिस्पॉन्ड फॉर्मेट भी काम करता है विदाउट रिलोडिंग द पेज, है ना। आई होप यू गॉट इट। नाउ एजेक्स पोस्ट मेथड की अगर हम बात करें तो गेट और पोस्ट में यही है कि गेट के अंदर आप यूआरएल से देते हो, पोस्ट में आप पूरी बॉडी सेंड कर रहे होते हो, है ना। गेट के अंदर आपकी सिक्योरिटी कम होती है, पोस्ट में एक सिक्योरिटी ज्यादा होती है ना, और साइज भी गेट का लिमिटेड होता है और पोस्ट का ज्यादा होता है, तो इसलिए दोनों मेथड हमें समझना जरूरी है। तो यहाँ पर आपने XHR का वेरिएबल जैसे हमने किया वैसे ही सेम ओपन हमने किया, क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट ओपन किया, उसके बाद आप सेट रिक्वेस्ट हेडर यानी कि रिक्वायर्ड हेडर फॉर पोस्ट विद द फॉर्म डेटा, मतलब आप यहाँ पर रिक्वायर्ड थिंग जो है आपकी फॉर्म डेटा को सेंड करने के लिए वो यहाँ पर आपने मेंशन कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका ऑन रेडी स्टेट जो हमने देखा 4 और 200 वाली कंडीशन अगर है तभी आपको इसको क्या करना है, अपडेट करना है इनर HTML को एंड फिर उस डेटा को सेंड कर देना है। बट यहाँ पर सिंपल XHR सेंड नहीं हुआ, जैसे यहाँ पर हमने, आई शो यू, जैसे यहाँ पर सिंपल हमने ऐसे XHR डॉट सेंड करके रिक्वेस्ट को सेंड किया, यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट के अंदर यूआरएल भी ये जो पूरा अपडेशन है ना वो भी सेंड होता है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स इन द पोस्ट, इसके अंदर आप पूरी बॉडी सेंड कर रहे होते हो, ठीक है। सारी की सारी जो डेटा है वो बॉडी फॉर्मेट में सेंड हो रहा होता है। ओके, उसके बाद मॉडर्न एजेक्स के अंदर फेच एपीआई का यूज होता है, ये समझना इंपॉर्टेंट है हमें, वी आर वर्किंग हियर। तो फेच क्या है, एक मॉडर्न तरीका है टू सेंड HTTP रिक्वेस्ट एंड हैंडल रिक्वेस्ट, जो आपके रिस्पॉन्सेज होंगे उनको हैंडल करना यूजिंग द प्रोमिसेस। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो ये जो फेच है आपका ये कॉल करता है विद द यूआरएल, फिर सर्वर जो है वो रिस्पॉन्स रिटर्न करता है, फिर आप रिस्पॉन्स को कन्वर्ट करते हो इनटू डेटा, फिर आपका जो डॉम है वो अपडेट होता है एंड एरर्स जो है हैंडल हो रहे होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में ये आपका कोड है, आप सेंड कर रहे हो गेट रिक्वेस्ट टू द सर्वर, बेसिकली आपने ये सेंड किया। ओके, फिर आप डॉट देन करके यहाँ पर क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो रिस्पॉन्स इनटू टेक्स्ट। ओके, फिर आप उस डेटा को डिस्प्ले कर रहे हो ऑन द पेज, देखो डेटा को डिस्प्ले कर रहे हो ऑन द पेज, फिर आप हैंडल कर रहे हो एरर्स को, ट्राई कैच वाला जो था वैसे आप हैंडल कर रहे हो, अगर कोई एरर आ जाता है तो सिंपल एरर शो कर दो। ओके, तो सिंपल क्या है, फेच देन कैच, बस ये मेमोरी ट्रिक याद रख लो। सबसे पहले फेच है, फेच के अंदर आप क्या दे रहे हो, फेच के अंदर आप गेट रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो टू द सर्वर, उसके बाद आप देख रहे हो देन भाई ये रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट करके कि भाई रिस्पॉन्स हैंडल हो रहा है क्या, कन्वर्ट कर दो इस रिस्पॉन्स को टेक्स्ट के अंदर, जो भी रिस्पॉन्स जिस भी फॉर्मेट में है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दो। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको डिस्प्ले करना है डेटा ऑन द पेज। तो ये जो डेटा है आपका ये पेज के अंदर, ये इसको आप इनर HTML, ऑब्वियस सी बात है भाई आपको जावास्क्रिप्ट अगर थोड़ी भी आती होगी तो डॉट इनर HTML से आप अब उस रिजल्ट को अपडेट कर दोगे उस पर्टिकुलर डेटा से एंड दैट्स इट। अगर कुछ एरर आ जाता है तो वो आप डॉट कैच में दिखा दोगे, दैट्स इट, ठीक है। तो सब आपने कुछ नहीं करना है, इसका अगर एग्जांपल आता है तो फेच डॉट देन, फिर से डॉट देन और फिर कैच, बस इतना आपको याद रखना है, अब कोड अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है फेच क्यों बेटर है, क्योंकि इसका एडवांटेज ये है कि इट इज फास्टर एंड क्लीनर कोड, है ना, फास्टर रिस्पॉन्सिव यूएक्स है, रिड्यूस डेटा ट्रांसफर, फुल पेज आपको रिलोड नहीं करना, बेटर एक्सपीरियंस है, नो फुल पेज रिलोड, फिर यूआई स्टेज इंटरैक्टिव, ऑब्वियस सी बात है आपका यूजर एक्सपीरियंस यहाँ पर सही रहता है। लिमिटेशंस की बात करें तो जावास्क्रिप्ट इसमें हमेशा अनेबल्ड होनी चाहिए, बैक बटन्स जो है इसके ब्रेक हो सकते हैं, समटाइम्स बैक बटन्स में इश्यूज आ सकते हैं, SEO लिमिटेशंस है सर्च इंजिन्स के, बाकी सेम ओरिजिन पॉलिसी रेस्ट्रिक्शंस है, फाइन। तो चलो ये तो बात होगी एंड एजेक्स के बारे में काफी सारी चीजें यहाँ पर हमने समझ लिया। आपको क्वेश्चन आएगा तो बेसिक एजेक्स के इंट्रो पर ही आएगा, इसकी टेक्नोलॉजीज आपको समझनी है, ये डायग्राम बनाना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं आएगा एजेक्स का, नो। ओके, चलो काफी हमने चीजें एक्स्ट्रा जितनी भी आपके सिलेबस में थी वो कवर कर ली हैं। क्विक रिवीजन समरी में देख लो, सर्वलेट आर्किटेक्चर हमने देखा, सर्वलेट के बारे में मैं ऑलरेडी आपको रिवाइज करा चुकी हूँ, पैरामीटर डेटा के बारे में हमने देखा, सेशन के बारे में हमने देखा, कुकीज के बारे में देखा, यूआरएल, concurrency, JDBC, XML डिक्लेरेशन, XML namespaces, DOM parsing, XSLT, DTD and
एजेक्स। आई होप यू गॉट दिस पर्टिकुलर यूनिट वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूजफुल। तो ये हो गया आपका यूनिट 3 कंप्लीट। आई होप ये काफी ज्यादा आपको बड़ा लगा होगा, लेकिन भाई बहुत ईजी सा है एंड कुछ भी नहीं है। एक्सएमएल आपको पहले से आता था, जस्ट उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया। सर्वलेट के बारे में हमने नया सीखा है, मैं बोल सकती हूँ एक सर्वलेट के बारे में हमने नया सीखा, एजेक्स के बारे में हमने नया सीखा, है ना। सो आई होप हमने काफी सारी नई चीजें इसके अंदर सीखी एंड नाउ यू आर रेडी टू गो एंड सॉल्व द पीवाईक्यूज ऑफ यूनिट 3। ऑलरेडी ये सारे के सारे नोट्स बहुत पहले जो एचके ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप hkofficial.in वेबसाइट पे जाके कोर्स परचेज कर सकते हो, जिसमें आपको सारे नोट्स मास्टर सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। पर्टिकुलर सब्जेक्ट जाके परचेज कर सकते हो या फिर आप सेमेस्टर बंडल परचेज कर सकते हो, जिसमें आपको काफी सारी और जो है ना प्रॉफिट्स भी मिल रहे होंगे एंड काफी ज्यादा सिंपल फॉर्मेट में आपको सारे नोट्स वहां मिल जाएंगे। काफी ज्यादा चीजें जो रिवीजन के लिए मैं बनाऊंगी, सारे मास्टर सॉल्यूशंस एंड ऑल सब आपको वहां पर ही मिलेगा, ठीक है। तो इस बार कुछ टेलीग्राम वगैरह नहीं है फॉर यू ऑल गाइस, आप डायरेक्टली वेबसाइट से जाके ऑन योर पर्टिकुलर इजी वे जाके रीड आउट कर सकते हो, चीजें पढ़ सकते हो काफी सिंपल फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में, है ना। तो आप जाके वेबसाइट को जरूर से आप जाके विजिट करना, आप अपना अकाउंट क्रिएट करना एंड आपको जो भी सब्जेक्ट चाहिए आप वहां पे परचेज कर सकते हो एंड आपको बहुत इजीली सब चीजों में हेल्प भी मिल जाएगी। कोई डाउट आपको है तो आप वहीं पे मुझे पुट कर सकते हो वेबसाइट के ऊपर एंड एज सून एज पॉसिबल आपको उसका रिप्लाई भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप यू गाइज विल जस्ट सपोर्ट मी ओवर देयर ऑल्सो। वेबसाइट को भी हमें काफी ज्यादा सक्सेसफुल करना है एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आपको नेक्स्ट क्या चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। यार आई एम देयर फॉर मेकिंग लेक्चर्स फॉर यू, लेकिन ओनली एंड ओनली इफ आई गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम यू ऑल गाइज। अगर आप लोगों को चाहिए तभी मैं क्रिएट करूंगी, नहीं तो नोट्स ऑलरेडी अपलोड हो ही रहे हैं वेबसाइट के ऊपर, तो नीडी पीपल विल गो देयर एंड गेट नोट्स, है ना। अगर आपको नोट्स समझना भी है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करना, लाइक करना वीडियोस को एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले एंड दैट्स इट फॉर द डे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, कहीं पर डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना, या फिर वेबसाइट के डाउट सेक्शन में डालोगे तो और जल्दी आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।